नमस्कार सभी को। आज की इस वीडियो के अंदर हम लेकर आए हैं DEET+V NIS एक्सप्लेनर सीरीज़ का लेक्चर नंबर 2, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं NIS DLED कोर्स 506 के ब्लॉक नंबर 2 के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, ये एक्सप्लेनर सीरीज़ है वो DEET+V NIS फ्री पैकेज का एक पार्ट है, जिसमें आपको अभी तक हमने बुक PDF में ये बुक अवेलेबल करवा दी है। ब्लॉक वाइज MCQ भी अवेलेबल करवा दिए गए हैं। जिन बच्चों को नहीं मिले वो इस नंबर पर 8076392717 पे हमें मैसेज कर सकते हैं अपने नाम के साथ में कि आपको ये चीज़ें चाहिए, तो आपको दे दी जाएंगी। इसके साथ ही जो थर्ड पोर्शन है वो है एक्सप्लेनर वीडियो, क्योंकि ये बुक नोट्स फॉर्म में है तो कुछ बच्चों को नोट्स समझ में नहीं आते हैं, इसीलिए ये एक्सप्लेनर सीरीज़ लाए हैं। बाकी कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको चाहिए कि भैया हमें तो हार्ड कॉपी चाहिए, तो आप ये बुक परचेज़ कर सकते हैं। अमेज़न पे भी अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है। इसके अलावा GTP नगर वगैरह अगर आप दिल्ली से हैं तो वहाँ पे बुक स्टोर्स में भी अवेलेबल है, वहाँ पे आप जाके पता कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये आपका है कंसेप्ट मैप 506 का। इसके अंदर हमारा ब्लॉक नंबर फर्स्ट था, जिसकी 2 यूनिट थी, अंडरस्टैंडिंग द चाइल्ड और रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। ये हमारा हो चुका है। इसके अलावा अभी हम जो करने वाले हैं वो करने वाले हैं ब्लॉक नंबर 2, जिसके अंदर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, जिसके अंदर हमारा पहले वाले में पर्सनैलिटी डेवलप कैसे होती है और उसके अलावा उसकी थ्योरीज कौन कौन सी है, यूनिट नंबर 3 रहेगा। यूनिट नंबर 4 के अंदर हमारा डेवलपिंग थिंकिंग स्किल्स में हमारी अलग अलग तरह की तरीके होते हैं, टेक्निक्स होते हैं, जिसके द्वारा हमारी थिंकिंग स्किल्स बेटर होती हैं, वो होगा। फिर डेवलपिंग सेल्फ है। फिर हम क्रिएटिविटी बच्चों के अंदर कैसे बढ़ा सकते हैं, ये चीज़ें हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, यूनिट 3 के अंदर हम क्या क्या है थोड़ा सा एक बार कंसेप्ट देख लेते हैं इसका। पहली बार में आपका आएगा कंसेप्ट ऑफ पर्सनैलिटी, क्या होता है, करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं पर्सनैलिटी के। उसके अलावा थ्योरीज आएंगी, 2 तरह की थ्योरीज हैं हमारी, जिसके अंदर ट्रेट थ्योरी हैं जिसमें 1 या 2 मिलेंगी। फिर साइको एनालिटिकल थ्योरी है, 3 से 4 थ्योरीज आपको यहाँ मिलेंगी। इसके अलावा आपकी डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, उसके अंदर 4 मेन चीज़ें होती हैं। सेल्फ कंसेप्ट होता है, मोटिवेशन होता है, एटीट्यूड, वैल्यूज़, ये सारी चीज़ें। फिर असेसमेंट इनका कैसे करेंगे, तो इस यूनिट के अंदर पहले हम ये कंप्लीट करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। हाँ जी, देखिए, पर्सनैलिटी एंड असेसमेंट, इसके बारे में अगर हम बात करें तो नेचर और कंसेप्ट क्या होते हैं पर्सनैलिटी के। तो देखिए, पर्सनैलिटी हमारा जो वर्ड है ये कई बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। स्टेट एग्ज़ाम में तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ये कहाँ से लिया गया है। ग्रीक वर्ड से लिया गया है पर्सोना, या कौन से वर्ड से लिया गया है, तो ये लैटिन वर्ड से हैं, जिसका मतलब होता है मास्क, है ना। यानी कि एक मुखौटा जो हम पहनते हैं वो उसका वर्ड था पर्सोना, और वहाँ से हमारा एक पर्सनैलिटी वर्ड बना है। ये एक्चुअली रूट वर्ड आपको पता होंगे, रूट वर्ड हमारे होते हैं जिससे हमारे कोई भी वर्ड बनता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए लोगस है, लोगस का मतलब होता है स्टडी, इसीलिए किसी के पीछे लॉजी लग जाता है, जैसे साइकोलॉजी हो गया या फिर फिजियोलॉजी हो गया, तो उसका मतलब होता है स्टडी ऑफ दैट पार्ट, ठीक है। सोशियोलॉजी हो गया, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें होती हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब पर्सनैलिटी में क्या क्या आता है। पर्सनैलिटी में हर एक चीज़ आती है आपकी। फिजिकल आती है, इमोशनल, मेंटल, सोशल, एथिकल, स्पिरिचुअल, मेकअप, जो भी आपका होता है वो सारा आता है। यानी कि डेवलपमेंट होने के बाद में जो आपकी फाइनल चीज़ बन के निकलती है ना, कि जो चीज़ आपकी है, ठीक है, वो आपकी पर्सनैलिटी का पार्ट है। तो देखो बेसिकली क्या है, अगर आप कहेंगे कि सर ऑल राउंड डेवलपमेंट, आप ये भी कहते हैं कि डेवलपमेंट में भी सारी चीज़ें आती है, पर्सनैलिटी में भी, तो ये फ़र्क क्या हुआ इनमें। विकास है, विकास हम उस एक प्रोसेस को कह रहे हैं कि भैया ये चीज़ आपकी हो रही है कि यहाँ से आप यहाँ जाओगे, यहाँ से आप यहाँ जाओगे, उस प्रोसेस को आप कह रहे हैं कि आपका क्या है, कि वो है विकास या फिर डेवलपमेंट। पर्सनैलिटी क्या है, पर्सनैलिटी जो फाइनली जो चीज़ बन के आ रही है आपकी, ये सेम वैसे ही है कि कुकिंग आप किसको कहते हैं, कि कोई खाना बन रहा है और जब सब्जी बन गई, तो सब्जी क्या है, सब्जी आपके लिए पर्सनैलिटी है, और जो कुकिंग है वो डेवलपमेंट है, ठीक है। कि वो जब बन रहा है तो उसके अंदर जितना भी जो फाइनल चीज़ निकली है टोटलिटी में, वो आपकी पर्सनैलिटी का पार्ट होता है। करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं पर्सनैलिटी के, अगर आप देखेंगे तो देखो ध्यान से। अब जब हमने ये बात की है कि पर्सनैलिटी के अंदर हमारी फिजिकल अपीयरेंस के अलावा इमोशनल, सोशल सारी चीज़ें आती हैं, तो उसके अंदर देखा जाए तो वो क्या है, एक तो विजिबल होगी और अंदर क्या है, दोनों चीज़ों से मिलके हमारी पर्सनैलिटी बनती है, ठीक है।
अब जब हमारा डेवलपमेंट की वजह से पर्सनैलिटी बनी है, तो जब डेवलपमेंट के अंदर हमारा इंडिविजुअल डिफरेंसेस थे, आपका अलग अलग तरह से हो रहा था, तो ईच इंडिविजुअल इज़ यूनिक, उसी की वजह से हमारा जो हर एक इंडिविजुअल होता है वो यूनिक होता है, और ट्विंस भी हमारे सेम नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि हेरिडिटी और जो आप कहते हैं एनवायरनमेंट, इसकी वजह से जो हमारा कॉम्बिनेशन बनता है उसकी वजह से हमारा ट्विंस भी वो हैं बिल्कुल सेम नहीं होते हैं, हर कोई यूनिक होता है। डायनेमिक है, स्टैटिक नहीं है। वही बात है हेरिडिटी और एनवायरनमेंट की वजह से, क्योंकि आपस में दोनों चीज़ें इंटरमिक्स होती हैं, प्रोडक्ट होता है हमारा डेवलपमेंट इसका। तो उसके बाद में क्या होगा कि पर्सनैलिटी जो फाइनल प्रोडक्ट निकलेगा वो भी क्या हो जाएगा, वो भी स्टैटिक तो नहीं होगा, एक समान तो नहीं रहेगा, अलग अलग रहेगा, है ना। इसके अलावा यूनिफाइड होल होता है, यानी कि जब हम पर्सनैलिटी, जब हमारी जो चीज़ आती है निकल के, उसके अंदर एक होल निकल कर आता है, और हम इसको कभी छुपा नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा ट्रेट है जिसको आप छुपा सकते हैं, ऐसा नहीं होता। जैसे अगर मान लो कोई बंदा एग्रेसिव है, तो वो हो सकता है वो सोसाइटी के अंदर थोड़ा सा एग्रेशन ना दिखाए, लेकिन जब वो अकेले में होगा जब वो एग्रेशन जरूर दिखाएगा, या हो सकता है एक चीज़ में ना दिखाए दूसरी चीज़ में दिखाएगा, हो सकता है वो नॉर्मल कंडीशन में ना दिखाए, जब कंडीशन बदल जाए तब वो दिखाएगा। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं, ये पर्सनैलिटी के अंदर ऐसा होता है कि वो कभी ना कभी आपका निकल के जरूर आएगा, ये चीज़ होती है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। ये हमने बातें कर ली थी प्रोडक्ट ऑफ बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट के बारे में। अब सोसाइटी के हिसाब से क्या होती है, नरिशमेंट होती है पर्सनैलिटी की, और सोशल फोर्सेज होती हैं। सोशल फोर्सेज क्या क्या हो सकती हैं, आपका स्कूल हो सकता है, आपका कॉलेज हो सकता है, इनफैक्ट आपका जो प्राइमरी सोशल स्ट्रक्चर है वो कौन सा है, फैमिली आती है। तो उसके अंदर आपका आ जाता है कि वो आपकी ब्रश अप करते हैं आपकी पर्सनैलिटी को। ठीक है, और इसके अलावा क्या है पर्सनैलिटी, और क्या चीज़ है कि एनवायरनमेंट में आपको अपने आप को किस तरह से एडजस्ट करना, ये भी पर्सनैलिटी का पार्ट होता है। पर्सनैलिटी इज सेल्फ कॉन्शियसनेस, ठीक है, आत्मचेतना। एक होता है अनकॉन्शियस चीज़, एक होती है कॉन्शियस चीज़। अब इसके बारे में भी आगे हम बात करेंगे, क्या अनकॉन्शियस के अंदर होता है, क्या कॉन्शियस के अंदर होता है। तो पर्सनैलिटी को माना गया है कि वो सेल्फ कॉन्शियसनेस है, व्यक्तित्व आत्मचेतना है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखिए ट्रेट थ्योरी के अंदर अगर हम देखेंगे, थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी में पहले हम बात करते हैं ट्रेट थ्योरी के अंदर। तो ट्रेट थ्योरी में अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली हमारे 3 साइकोलॉजिस्ट हैं, मैं आपको नाम दिखा देता हूँ एक बार उनके। देखिए GW एल्पोर्ट, RB कैटल और HJ आइजेंक, इन्होंने बेसिकली हमारा काम किया था। अब क्या होता है, देखो होगा क्या, ट्रेट क्या होते हैं, ट्रेट हमारे होते हैं जो एक किसी की भी पर्सनैलिटी में हम क्या करते हैं कि कोई भी एक चीज़ है, मान लो एग्रेशन है, इसको ये हम एक ट्रेट लेते हैं जो एक किसी भी एक चीज़ के अंदर उसके अंदर हम एक्चुअली 2 चीज़ें ले लेते हैं। 2 चीज़ें कैसे लेते हैं, जैसे एग्रेशन हमने एक ट्रेट लिया, इस ट्रेट के बेस पे एक तो हम एक्सट्रीम नेगेटिव चीज़ ले लेंगे कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है बंदा, और एक एक्सट्रीम पॉजिटिव ले लेंगे जिसके अंदर हम दिखाएंगे कि नहीं ये बड़ा पीस मेकर है। तो ये चीज़ें ऐसी होती हैं जो कंटिन्यूस दिखती हैं किसी की भी पर्सनैलिटी में, ठीक है। तो उनको हम कहा जाता है ट्रेट्स, कि किसी भी चीज़ के। अब जैसे मान लो फिजिकल बॉडी के अगर आप देखेंगे, अगर मैं पर्सनैलिटी की बात ना करूं तो एक्सट्रीमली टॉलर, एक्सट्रीमली शॉर्ट, है ना। तो लंबाई ये हमारा एक ट्रेट होता है कि हाँ भाई ये कितना लंबा होगा या कितना छोटा होगा, ठीक है। तो इसी के हिसाब से हमारे बेसिकली 12 ट्रेट के बारे में बात की गई है, उनके बारे में आगे हम बात करेंगे। इसके अलावा देखो इन ट्रेट्स के बारे में देखा जाए तो ट्रेट्स 2 तरह के होते हैं। एक तो होते हैं जो सरफेस ट्रेट होते हैं। सरफेस ट्रेट क्यों होते हैं, जो दिख सकते हैं आपको, रेडिली ऑब्जर्वेबल होते हैं, जिनको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। सेकंड आपका होता है जो डीपर्स होते हैं, जो जिनको आप देख नहीं सकते, उनको टेस्ट ही करते हैं अलग अलग सिचुएशन में, वो आपके होते हैं डीपर ट्रेट, ठीक है। तो देखो ये आपके एक तरह से आपका क्या है, ये आपकी टेबल दी गई है 12 बेसिक ट्रेट्स की। तो उसके अंदर क्या की चीज़ें होती हैं। अब इसमें से जो पहला है, इसमें है ये हमारा एक्चुअली सोसाइटी के साथ कोई भी बंदा किस तरह से काम कर रहा है। इसमें 2 अलग अलग हैं, एक्सट्रीम है, एक साइक्लोथीमिया, एक है सीजियोथीमिया। साइक्लोथीमिया के अंदर क्या होता है, एक बच्चा या एक बंदा जो भी है वो बहुत जल्दी हल्की सी खुशी में तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा, और हल्के से उसके अंदर कि अगर मान लो आपका हल्का सा दुख होगा तो उसका एक्सट्रीम हो जाएगा, रोना धोना शुरू कर देगा, वो सारी चीज़ें होती है। ये होता है साइक्लोथीमिया के अंदर। जब सीजियोथीमिया जो होता है वो दूसरों से कम बात करता है। अब ये बहुत ज़्यादा पब्लिक होगा, ठीक है,
ये लोगों से बात करेगा, फ्रैंक होगा, इमोशनली एक्सप्रेसिव होगा, अपने इमोशंस बताएगा, जताएगा अपने इमोशंस, जबकि ये इमोशंस अपने अंदर रखेगा, इसी वजह से ये एंग्शियस रहता है। आगे समझ में, चिंतित रहता है, एंग्शियस रहता है, रिजर्व्ड होता है, क्लोज माउथेड होता है। तो ये तो पहला ट्रेट हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। दूसरा इंटेलिजेंस से रिलेटेड, कि आपकी मेंटल कैपेसिटी क्या है। जो जनरली इंटेलिजेंट होंगे, इंटेलिजेंट स्मार्ट होंगे, असर्टिव होंगे, ठीक है, वो एक हो सकता है। दूसरा जो बिल्कुल ही, जो मैंने बताया था ना, एक्सट्रीम लेवल को लेके चलते हैं कि या तो ये है या ये है, मतलब इनके बीच में ही कहीं ना कहीं होगा, या फिर मेंटल डिफेक्ट होगा किसी बंदे के अंदर, जो सबमिसिव होगा, अनइंटेलिजेंट होगा या डल होगा, वो चीज़ें होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। एक जो इमोशनली स्टेबल होगा, वो क्या होगा, वो रियलिस्टिक होगा, वो रियल चीज़ों के ऊपर बात करेगा, है ना, रियल। जबकि एक न्यूरोटिक इमोशनली होगा, उसके अंदर क्या चीज़ होगा, वो बड़ा इमेच्योर हरकतें करेगा, वो आपको दिखती हैं वो चीज़ें, ठीक है। तो ये आपका तीसरा ट्रेट हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। एक जो डोमिनेट करेगा, अगर आप कहीं पे भी बैठे हो तो वो डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी होगी, और एक सबमिसिव होगा जो मेनली फॉलोअर्स बनता है। ये बंदे लीडर वगैरह बन सकते हैं ना, और ये बंदे जनरली फॉलोअर होते हैं, बस चुपचाप हाँ में हाँ मिलाना और वो सारी चीज़ें होती हैं, तो ये चीज़ होती है, ठीक है। फिर एक होता है सर्जेंसी, ये खुश रहेगा, हमेशा खुश रहेगा, विटी होगा, है ना, मतलब आपको दिखेगा कि हाँ बंदा ये खुश है। और एक होगा जो डिसर्जेंट होगा, वो बच्चा कैसा होगा, जो डिप्रेस रहेगा, है ना, अवतोलन आप कह सकते हैं, उद्वेलन आप कह सकते हैं। देखो ये जो हिंदी वर्ड है, हिंदी वर्ड मुझे ऐसा लगता है कि थोड़े से और ज़्यादा मुश्किल है अगर आप केवल हिंदी में पढ़ रहे हैं। तो अगर आपको कोई नया वर्ड आता है, अवतोलन आपको नहीं पता, तो डिसर्जेंसी और सर्जेंसी के को ही याद कर लो, मेरा मानना ये है, क्योंकि हो सकता है वहाँ पे डिसर्जेंसी का हिंदी वर्ड कुछ और आ जाए, ठीक है। क्योंकि हिंदी में क्या है कि जितनी भी हमारी थ्योरीज दी हैं, ये बाहर वाले लोगों ने दी हैं ज़्यादातर, और हिंदी में अनुवाद हुआ है, तो किसी राइटर ने कोई अनुवाद कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया, तो इन चीज़ों को थोड़ा सा समझना। नेक्स्ट पे चलते हैं। एक होता है पॉजिटिव करेक्टर होता है। पॉजिटिव करेक्टर कैसे होगा, समाज को साथ में लेके चलेगा, अटेंटिव होगा लोगों के साथ में। डिपेंडेंट करेक्टर होगा, वो कैसा होगा, उसको समाज से कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, चंचल स्वभाव का होगा और उसको कोई मतलब ही नहीं है, जो उसको करना है वो करेगा, वो वाली चीज़ होती है। नेक्स्ट पे चलते हैं। एक एडवेंचरस साइक्लोथीमिया, साइक्लोथीमिया और सीजोथीमिया अपने ऊपर पढ़ा था, इसके अंदर भी एक पोर्शन आता है कि जो बंदा होगा वो पीपल से बात करना की कोशिश करेगा, और इनफैक्ट वो भी किस में, कि जो अपोजिट सेक्स के होंगे, लड़का लड़की से, लड़की लड़के से, तो वो एडवेंचरस साइक्लोथीमिया के अंदर आता है। विड्रॉन सीजोथीमिया, शाई होगा, लिटरल इंटरेस्ट इन अपोजिट सेक्स, कि दूसरे अपोजिट सेक्स के अंदर उसको बहुत कम इंटरेस्ट होगा और शाई होगा ये वैसे भी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ये जनरली सेंसिटिव, एक होता है सेंसिटिव, एक होता है मैच्योर। मैच्योर के अंदर क्या होता है, इमोशनली डिपेंडेंट होता है, इसको कोई चाहिए कि इसकी कोई बात सुने, ठीक है। इमैच्योर होता है, ग्रेगेरियस होता है, अटेंशन सीकिंग होता है, इसको अटेंशन चाहिए, ठीक है। वो सेंसिटिव लोग होते हैं। सेंसिटिव जो लोग होंगे ना, वो अटेंशन सीकिंग होंगे 100%, इस बात को ध्यान से समझ लेना, ठीक है। और जो मैच्योर होगा वो ये उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता उसको, वो खुद से होता है कि जितना उसको करना है उसने कर लिया, वही सारी चीज़ें रहती हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट पे आपका, तो ये 8th हो गया है, 8वां ट्रेट है। नेक्स्ट पे चलते हैं। 9th आपका है सोशली कल्चर्ड या माइंड पॉलिश्ड। इसके अंदर क्या आता है, जो सोशलाइज्ड होगा वो लोगों से बात करेगा, कल्चरल माइंड होगा उसका, संस्कृति के बारे में उसको पता होगा कि हाँ भाई किससे कहाँ कैसे बात करनी है। एक जो होगा वो कुछ भी बोल देगा, उसको बोलना ही नहीं आता, उसको पता ही नहीं है सोसाइटी में किस तरह से बात की जाती है, कहाँ कैसे बोलना है, ठीक है, वो वाली चीज़ें होगा, तो ये होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला आपका होता है ट्रस्टफुल। ये एक होता है जो ट्रस्ट करता है, एक होता है जो ट्रस्ट नहीं करेगा। अब समझो एक और बात बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कह रहा कि ये लेफ्ट वाले हैं तो सब में लेफ्ट वाले रहेंगे, राइट वाले तो सब में राइट वाले रहेंगे, ऐसा नहीं है। ये हैं कि जनरल एक ट्रेट्स हैं, ठीक है। तो इन ट्रेट्स में से आपको देखना आप कहाँ आते हैं, वो वाली चीज़ होती है। तो ये जब ट्रस्टफुल है, साइकोथेमिक है, तो उसके अंदर क्या चीज़ होती है कि वो बंदा दूसरे के ऊपर ट्रस्ट कर लेता है, ठीक है। और एक जो होता है जो ट्रस्ट नहीं करता, उसको हमेशा ही ऐसा लगता है उसके खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है, हिंदी सीरियल्स की तरह, ठीक है, सास बहू वाले जो सीरियल देखते ज़्यादातर, तो वो इस तरह का बन जाएगा, ठीक है। एक बंदा होगा जो ट्रस्ट करेगा दूसरे के ऊपर, हो सकता है उसके साथ कभी गलत भी हो जाए, पर ठीक है, उसकी वो पर्सनैलिटी वो रहेगी ऐसी कि ऐसी, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। बोहेमियन।
ये ओपन माइंडेड होते हैं, ओपन माइंडेड होते हैं, रूढ़िमुक्त होते हैं, अनकन्वेंशनल होते हैं, इतना ज़्यादा मतलब सनकी नहीं होते, आप ये कहेंगे, ठीक है। ये लोग सनकी होते हैं जो आपके कन्वेंशनली प्रैक्टिकल होते हैं। इनको यही चीज़ें होती है कि नहीं ये चीज़ होनी चाहिए तो ये ऐसे ही होनी चाहिए, क्योंकि हमारे दादा परदादा भी यही करते थे, ये ऐसे ही होना चाहिए, ऐसा ये चीज़ गलत है, ये सही है। वो चेंजेस को भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो वो आपके होते हैं कन्वेंशनली प्रैक्टिकल, और एक होता है बोहेमियन जो आपके जनरली चीज़ों को मान लेते हैं, समझ लेते हैं और रूढ़िमुक्त होते हैं, ठीक है। एक आपने वर्ड सुना होगा सोफेस्टिकेटेड। इसमें क्या होता है, वो जनरली बंदा अपने आप को कूल समझता है ना, तो यही है जो एक्चुअली, एक तो होता है समझना, एक होता है एक्चुअली होना, ठीक है, सोफेस्टिकेशन। तो ये लॉजिकल माइंड होते हैं, कूल होते हैं, ठीक है, कूल ध्यान से समझेंगे, चीज़ों को हल्के में लेंगे, आराम से कर लेंगे, ठीक है, शांत होते हैं और एकांत, आराम से वो चीज़ें कर लेते हैं। एक होते हैं सिंप्लिसिटी, सिंपल जो होते हैं, सेंटिमेंटल माइंड होता है, अटेंटिव टू पीपल होता है, पीपल्स की बात सुनते हैं, दूसरों की बात सुनते हैं। ये जनरली सोफेस्टिकेटेड लोग नहीं सुनते, ये इनको ये लगता है जो चीज़ सही हो रही है वो ऐसे ही हो रही है, बड़े कूल रहते हैं ये, ठीक है। तो इस तरह की ये 12 ट्रेट हैं हमारे। अब इसके अंदर से आपसे पूछा जा सकता है कि साइक्लोथीमिक के आप बताओ साइक्लोथीमिक बच्चा कैसा हो सकता है, तो उसमें आपको 4-5 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो वो आपको आंसर देना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। अब हमारी आती है साइक्लो एनालिटिकल थ्योरीज। इसमें पहली थ्योरीज है हमारी सिगमंड फ्राइड की थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। अब देखो इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि हमारा बेसिकली कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड क्या, जब हमारा पता ही नहीं होता हमको हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, वो होता है अनकॉन्शियस। और कॉन्शियस माइंड क्या होता है, जब हमें सब कुछ पता होता है कि लोग हमें देख रहे हैं, वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो अब देखा जाए तो इसके अंदर 3 टायर सिस्टम इन्होंने कहा था, जैसे कि इड, ईगो और सुपर ईगो। इड, ईगो, सुपर ईगो का मतलब क्या है, इड होगा जब टोटली अनकॉन्शियस है बंदा, है ना। तो इसके अंदर जब अनकॉन्शियस होता है, देखो हमारी जो बॉडी है या हम जो हैं वो उनको क्या चाहिए, उनको चाहिए कि उनको कंफर्ट चाहिए, है ना, प्लेजर चाहिए। तो ये इड टोटली फोकस होता है प्लेजर के ऊपर। क्यों? क्योंकि अब हमें जब कोई देख नहीं रहा, या जब हमें मतलब ही नहीं है किसी से, या जब हम कॉन्शियस ही नहीं है, तो ये कौन सी चीज़ें सामने आएंगी जो कि हमारी बॉडी को कंफर्ट दें, हमारे माइंड को कंफर्ट दें, है ना। तो वो सारी जो चीज़ें आती हैं वो आती हैं इड के अंदर, ठीक है। तो ये प्राइमरी एस्पेक्ट पर्सनैलिटी का एक्चुअली यही होता है कि जब आपको कोई देख नहीं रहा है उस टाइम पे आप क्या करते हो, पर्सनैलिटी आपकी एक्चुअली वही होती है। उस टाइम पे आप क्या होता है, ठीक है। तो उसके अंदर मेनली हमारा होता है प्लेजर। अब मान लो किसी बंदे को किसी को मारने में प्लेजर मिलता है, तो उसकी तो वो पर्सनैलिटी होगी ना। किसी को गाने सुनने में प्लेजर मिलता होगा, तो वो जो चीज़ होती है वो आपकी मेन पर्सनैलिटी का पार्ट है कि जिस चीज़ से आपको प्लेजर मिलता है वो बताता है आपका कि आप किस तरह के बंदे हो, ठीक है। और ये अनकॉन्शियस होता है, आप सामने दिखाएंगे नहीं, हो सकता आपको पता भी ना हो, वो वाली चीज़ होती है ना, आपके अनकॉन्शियस माइंड में रहती है, जो आपको भी नहीं दिखता है। ईगो होती है पार्शली कॉन्शियस। कई बार हमें सपने आते हैं, या जो जनरली जो चीज़ें होती हैं, जो चीज़ें याद रह जाती हैं, कुछ कॉन्शियस है कुछ नहीं है कॉन्शियस। फिर आती है सुपर ईगो, जब टोटली कॉन्शियस है। और जनरली हमारा जब सोसाइटी के अंदर देखोगे, सोसाइटी के नॉर्म से चलोगे, ईड वाले के अंदर ऐसा है कि ऐसा हो सकता है कि ईड की जो पर्सनैलिटी हो वो ऐसी ही हो कि वो भगवान की बातों में उसको मज़ा आता हो, और ये जो सारी चीज़ें आ सकती हो, तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है। लेकिन वो टोटली किस वजह से होगा, वो डिपेंड करेगा अपने मज़े के ऊपर कि उसको मज़ा किस चीज़ के अंदर आ रहा है वो। लेकिन सुपर ईगो के अंदर हम जो कोशिश करेंगे वो करेंगे कि सोसाइटी, क्योंकि हम कॉन्शियस है ना कि सोसाइटी में हम कैसे दिख रहे हैं उस चीज़ के ऊपर, तो वो हमारी सुपर ईगो होती है। और इसके ऊपर डिपेंड करता है हमारा सोशल नॉर्म, जो हमारी सामाजिक बंधन है, वो उन किस बंधनों में हम जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो वो हमारा सुपर ईगो होता है। तो ये 3 सिस्टम होता है जनरली, जो आपका भक्ति वगैरह जो सारी चीज़ें वो इसके अंदर आती है। क्यों? क्योंकि हम दिखाते हैं वो चीज़ें, ठीक है। चलिए अब हमारा आ जाता है लिबिडो और इन्फेंटाइल सेक्सुअलिटी। ये क्या होता है, देखो रुक जाओ, नीचे कर देता हूँ इसको मैं थोड़ा सा, हाँ देखो ध्यान से। अब इसने क्या कहा है, इसकी थ्योरी है ना बड़ी ही सेक्सुअल उसके ऊपर है, इसकी टोटली इसका करता है। जब आप इसकी अभी थ्योरी के अंदर जाएंगे
कि इसने सेक्स को बड़ी इंपॉर्टेंट दी है। उसमें क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है कि भाई आपकी जो काम इच्छा है वो लिबिडो का पार्ट है, पहली बात तो है ना, हर किसी के अंदर होती है, मेन बात ये भी है, ठीक है। और ये इड का पार्ट है जो कि अनकॉन्शियस माइंड में आपका चलता है, प्योरली सेक्सुअल एक्टिविटी है। सब्लिमेशन ऑफ सेक्सुअल डिजायर हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड पर्सनैलिटी। एक्चुअली था क्या, देखो ध्यान से, कि ये हमारा जो ये फ्रॉइड था, ये एक डॉक्टर था, इसके पास जितने भी पेशेंट आए हैं उसमें इसने एक जनरलाइज कर लिया कि 90% या ज़्यादातर लोग वो आते हैं पेशेंट बन के जिन्होंने अपनी सेक्सुअल फीलिंग सप्रेस की होती है, ठीक है। तो जब उन्होंने सप्रेस किए उसकी वजह से उनको दिक्कतें हुई और वो पेशेंट बन गए हैं, तो ये वाली चीज़ होती है, ठीक है। तो बेसिकली इड क्या है, इड आपका है कि जिसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना, ए मोरल आप कह सकते हो इसको, जिसको ईविल और जो भी अच्छी चीज़ है उसके अंदर फ़र्क ही नहीं पता, ठीक है। वो फ़र्क किसको पता है, सुपर ईगो को फ़र्क पता है, इसलिए वो सोसाइटी के हिसाब से चलता है, लेकिन ईड को नहीं पता, और ये पार्ट है ईड का, ठीक है। तो इस वजह से जो बंदे एक्चुअली बहुत ज़्यादा सोसाइटी के हिसाब से दिखते हैं वो इन चीज़ों को बड़ा कम करने की या शो करने की कम करते हैं ना, इनफैक्ट अपने पार्टनर से भी कम करते हैं। तो इसकी वजह से जब आपकी बात आई तो उनको ऐसा लगा कि भाई जिन्होंने सप्रेस की अपनी सेक्सुअल फीलिंग उन्हीं को कुछ एनालिटिकल दिक्कत हुई है, साइकोलॉजिकल कोई दिक्कत हुई है, तो इस वजह से फिर उन्होंने ये चीज़ें की। अब उसने अपनी एक थ्योरी दी, उसने क्या थ्योरी दी कि लिबिडो हर कोई हर एक टाइम पे कुछ ना कुछ करके करता है, और किस तरह से करता है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो लिबिडो हमेशा प्रेजेंट था एक ऑर्गेनिज्म के अंदर, ठीक है। चलो अब देखो, ये प्रेजेंट था और इसको अलग अलग तरह से 5 स्टेजेस उसने दी कि 5 स्टेजेस में वो हर कोई प्लेजर लेता है। प्लेजर कैसे लेता है कि जो छोटा बच्चा होता है 0 से 2 साल का, वो प्लेजर लेगा जब वो अपने लिप्स को सक करेगा, ठीक है, लिप्स को सक करेगा, तो उसका ये होता है ओरल जोन होता है ना। जो ये ओरल जोन होता है, तो पहला 0 से 2 साल के अंदर बच्चे का कौन सा लिया, ओरल जोन लिया। फिर 2 से 3 साल के अंदर, 2 से 3 साल के अंदर एनल जोन। एनल जोन क्या होता है, जहाँ से आपका वेस्ट बाहर निकलता है, तो वहाँ वो उसको मैनिपुलेट करेगा, कभी रोक लेगा कभी जाने देगा। तो छोटे बच्चों को उसमें 2 से 3 साल में उनको उस चीज़ में मज़ा आता है, तो वो आपका एनल जोन हो गया। तो ये क्या है, ये सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन हो रहा है बच्चों का, ठीक है। फिर आपका आता है जेनिटल जोन या फेलिक जोन। इसमें आपका 3 से 5 साल के अंदर जब बच्चा आ जाता है, ये क्या करता है, इस टाइम पे बच्चा 3 से 5 साल में बच्चा अपने जेनिटल्स को टच करता है और उससे उसको मज़ा आता है, ठीक है। तो वो आपका ग्रेटिफिकेशन उसको मिलता है, संतुष्टि उसको प्राप्त होती है। तो ये होता है जेनिटल जोन, या इसको कई बार फेलिक जोन भी आपको लिखा हुआ मिलेगा आपको अलग अलग जगह। फिर आपका आता है लेटेंसी स्टेज। लेटेंसी स्टेज ऐसी है जिसके अंदर बच्चा अब थोड़ा सा बड़ा हो गया, 6 से 13 में हो गया, सोशल नॉर्म्स जानने लगा और वो अवॉइड करता है किसी भी चीज़ को, और सोसाइटी का प्रेशर होता है, इस वजह से वो हट जाता है उन चीज़ों से, ठीक है। फिर आपकी आती है फिक्सेशन जोन। अब फिक्सेशन जोन में होमोसेक्सुअल, अब इसके अंदर क्या होता है, ये एडोलसेंस है। एडोलसेंस अभी ऐसी चीज़ है जब अब वो बच्चा जनरली आप ये कहते हैं क्लास 9th में पहुंच जाता है या फिर उससे ऊपर पहुंच जाता है, इस टाइम पे बच्चा ये देखता है कि भैया बच्चा होमोसेक्सुअल है, हेट्रोसेक्सुअल है, उसको इंटरेस्ट डेवलप होता है ना, कि लड़का है तो लड़की में हो रहा है या लड़का है तो लड़के में भी हो सकता है, उसको हम होमोसेक्सुअलिटी बोल देते हैं, ठीक है। तो इस टाइम पे अब उसकी फिक्सेशन स्टेज होती है ये वाली। तो जनरली ये 5 स्टेज उन्होंने निकाली थी कि भैया ये चीज़ें होती हैं जिससे आपकी पर्सनैलिटी बनती है, और इसने पूरा का पूरा फोकस कर दिया था इसके ऊपर ही कि आप किस तरह से आपका इंटरेस्ट है सेक्स में, ग्रेटिफाई आप उसको किस तरह से कर पा रहे हो अपने आप को, तो उन चीज़ों के ऊपर फोकस कर दिया था, और ये थ्योरी इसकी थी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब एल्फ्रेड एडलर जो एडलर थे, इन्होंने इस चीज़ को मना किया, क्या कि सेक्सुअल ड्राइव से बहुत कम फ़र्क पड़ता है किसी की पर्सनैलिटी में कि उसकी सेक्सुअल ड्राइव क्या है, या वो उसकी जो ग्रेटिफिकेशन है वो हुआ है या नहीं हुआ है, उसकी पूर्ति हुई है या नहीं हुई है, ये बहुत छोटा फ़र्क पड़ता है, ठीक है। उसने कहा फ़र्क किन चीज़ों से पड़ता है, फ़र्क पड़ता है आपका 2 चीज़ों से, सेल्फ स्ट्रक्चर से और एनवायरनमेंट से। सेल्फ स्ट्रक्चर कौन सा, हेरिडिटी से उसको क्या मिला है, और एनवायरनमेंट उसको कैसा ट्रीट कर रहा है उस तरह से। इसी वजह से उन्होंने कहा कि बचपन, जिनका बचपन बहुत बेकार गुजरा है ना, बचपन में उनको गिलानी हुई है, उनको वैल्यू नहीं दी गई, इस वजह से उसका बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट
से रहती है, बहुत बड़ा, बहुत महत्वपूर्ण है बचपन किसी भी बच्चे के लिए या किसी भी पर्सन के लिए, कि बचपन में उसको जिस तरह से जो वैल्यू मिली है उसकी पर्सनैलिटी वैसे ही बनेगी। ठीक है, तो इन एडिक्वेंसी ऑफ चाइल्डहुड प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फीलिंग इन्फ्योरिटी। हीन भावना बच्चे के अंदर तभी आती है जब उसको बचपन में जो चीज़ें हुई होती हैं उसको बचपन से ही एक्चुअली उसके अंदर हीन कर दी कि तुम छोटे हो, तुम काले हो, तुम बोल नहीं पाते, तुम तो तलाते हो, ये जो सारी चीज़ें होती है इसी वजह से ये कहा जाता है कि बच्चों को, बच्चा हमारे पास आ रहा है। आप समझो ये थ्योरीज आप क्यों पढ़ रहे हो, क्योंकि इन थ्योरी से आपको पता चलेगा कि भैया आप अगर बच्चे को जिस तरह से ट्रीट कर रहे हो स्कूल में, वो बच्चा इन्फीरियर अगर फील करने लगा तो वो बच्चा आगे जाके उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह से उन्होंने कहा कि दो फैक्टर्स होते हैं, एक तो होता है इनर सेल्फ। इनर सेल्फ के अंदर मेनली क्या चीज़ आती है, हेरिडिटी, जो एक्चुअली उसके अंदर है। दूसरा फोर्सेज विद इन द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट में जो फोर्स है, जो एनवायरनमेंट उसको जिस तरह से उसको चेंज करना चाह रहा है वो। ठीक है, क्रिएट ए सेल्फ स्ट्रक्चर। ठीक है, और आपका रिसीव्ड फ्रॉम एनवायरनमेंट। अब जैसे इसके अंदर एक चीज़ बताता हूँ, अब कोई कहेगा कि फोर्सेज इनर सेल्फ, सर ये कैसे पर्सनैलिटी का एक पोर्शन बन जाता है या किस तरह से हो जाता है। देखो ध्यान से, अगर आपने एक बहुत थ्योरी का नाम भूल गया मैं, ठीक है, हिस्ट्री के अंदर बात की जाती है उसकी, कि हरियाणा के लोगों के अंदर क्यों इतना ज़्यादा एग्रेशन है, ये पूछा जाता है ना। तो उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न उन्होंने दिया है हिस्टोरिकल उसके अंदर, कि उनके जीन्स में आ गई ये चीज़। जीन्स में कैसे आ गई है कि भाई इतनी सारी जो लड़ाइयाँ थी वो कहाँ हुई, हरियाणा में हुई। क्यों हरियाणा में हुई, क्योंकि जब दिल्ली होता, दिल्ली से बाहर जाके जहाँ बड़े बड़े मैदान थे जहाँ पे लड़ाइयाँ हो रही हैं, तो वहाँ कहाँ होती थी, हरियाणा में होती थी। तो जनरली जितने भी पहले जो भी बाहर से आने वाले जो लोग थे उनको कहाँ रोका जाता था, अगर कोई पानीपत से या हरियाणा से कोई निकल गया, ठीक है, तो वो फिर अंदर दिल्ली में ही घुसेगा। तो इस वजह से वहाँ के जो लोग हैं वो बड़े डिफेंसिव, या डिफेंसिव इन द सेंस एग्रेशन उनके अंदर वहीं से जना है वो, और वो हेरिडिटी टू हेरिडिटी नीचे आया है। ठीक है, तो उसके अंदर अब बेसिकली देखा जाए ये तो क्या है, सोशल स्ट्रक्चर हो गया ना एग्रेशन, लेकिन ये जीन्स के थ्रू भी प्रोसेस होता है। तो इसलिए हमारा ये कहा गया है कि ये इनर सेल्फ के अंदर भी जो फोर्स होती है हमारी, उसका एक पोर्शन है। ठीक है, चलिए, क्रिएट्स ए सेल्फ स्ट्रक्चर इंप्रेशन रिसीव्ड फ्रॉम हिज एनवायरनमेंट। अब उसका सेल्फ स्ट्रक्चर भी कहीं ना कहीं वो क्रिएट कर लेता है, कैसे, जो एनवायरनमेंट से उसको मिलता है ना, कि उसको जिस तरह से सिखाया जाएगा, जो सारी चीज़ें की जाएगी उस तरह से, और इम्पैक्ट होता है उसका सोशल इंटरेक्शन का। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारी कार्ल जंग की थ्योरी। अब कार्ल जंग ने, जैसे वहाँ पे ट्रेट थे ना, 12 ट्रेट के बारे में बात की गई थी, तो उनमें से तो ये चूज था, या तो ये होगा या ये होगा या ये होगा या ये होगा, इस तरह से। लेकिन इन्होंने दो हिस्से ही बांट दिए कि एक तो इंट्रोवर्ट बंदा होता है, एक एक्सट्रोवर्ट होता है। एक्सट्रोवर्ट जनरली ये होगा, इंट्रोवर्ट ये होगा, इन्होंने ये वाली बात कही, और इनकी थ्योरी टोटली इस चीज़ के ऊपर बात गई कि वो इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट है। अब आपको पता चल गया कि आपका किस किस ने कौन कौन से किया। पहले वाले ने क्या किया, सेक्सुअल चीज़ों के ऊपर ज़्यादा बात की। सेकंड वाले ने कि उसका बचपन कैसा बीता है, या उसको हेरिडिटी में और एनवायरनमेंट में उसको किस तरह से चीज़ें मिली है वो। तीसरा आपका इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट के अंदर, तो उसके अंदर उन्होंने कहा कि चार बेसिकली हमारी क्या हैं, जो हमारी मेंटल एक्टिविटी होती है, मेंटल एक्टिविटी उसकी फॉर्म है, चार फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है, सेंसेशन होगी, थिंकिंग होगी, इंट्यूशन होगी और फीलिंग होगी। अब ध्यान से समझो, इसके अंदर अपोजिट हैं। कौन कौन सी अपोजिट हैं, थिंकिंग और फीलिंग अपोजिट है। जो आप सोच रहे हो और जो आपको फील कर रहा है वो अपोजिट है, और जो आप सेंस कर रहे हो और जो आपको इंट्यूशन हो रहा है वो अपोजिट होता है। ठीक है, ये चीज़ें होती है। इसका मतलब एक चीज़ अगर आप कर रहे हो तो सबकॉन्शियस माइंड में दूसरी चीज़ चल रही है, ध्यान समझना। अगर आप थिंक कर रहे हो तो फील आपके सबकॉन्शियस माइंड में चल रहा है, सेंस अगर आप कर रहे हो तो इंट्यूशन सबकॉन्शियस माइंड में चल रहा है, तो वो वाली चीज़ होती है आपकी। ठीक है, डोमिनेंट मेंटल एक्टिविटी इज थिंकिंग। आपकी डोमिनेंट में जैसे बताया ना, थिंकिंग की ये चार फॉर्म्स होती हैं, उनमें से डोमिनेंट कौन सी होती है, थिंकिंग होता है। ठीक है, द इंडिविजुअल अनकॉन्शियस टेंड्स टुवर्ड फीलिंग। अगर थिंकिंग हो रही होगी तो उस टाइम पे अनकॉन्शियस में क्या चल रहा होगा, फील हो रहा होगा, क्योंकि ये अपोजिट है, हमने बात भी की थी। ठीक है, तो ये वाली चीज़ होती है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इन्होंने कहा कि एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट के अंदर क्या चीज़ें होती हैं, ध्यान से समझ लो। ठीक है, ये स्पीच में अच्छा होगा इस वजह से एक्सट्रोवर्ट भी है कहीं ना कहीं, या फिर एक्सट्रोवर्ट है इस वजह से स्पीच में अच्छा हो गया है, ये लिखना ज़्यादा पसंद करेंगे। ये वरीज इनको ज़्यादा नहीं होंगी, जो होंगे बक देंगे, हो जाएगा। ये दबा के रखेंगे तो इनको चिंता वगैरह होगी। ये लाइक्स टू वर्क विद अदर,
ये दूसरों के साथ, क्योंकि इनको तो बात करनी है तो ये तो दूसरों से बात करेंगे, तो इनको दूसरे चाहिए। इनको भैया लिखना है या फिर इनको बात नहीं करनी है तो इनको अकेला करना पसंद होगा। ये फ्रेंडली होंगे, ये रिजर्व्ड होंगे, ये शर्मिंदा नहीं होंगे जनरली, ठीक है, शर्म नहीं आएगी, ये शर्मिंदा इनको किया जा सकता है और इनको शर्म आती है, ठीक है। ये इंटरेस्टेड होंगे एथलेटिक्स में, ठीक है, ये बुक्स और मैगजीन, ये बुक रीडिंग वाले पर्सन होंगे, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव होंगे, ये सब्जेक्टिव होंगे, ज़्यादा इनको हर ऑब्जेक्टिव क्या होंगे, देखो होता क्या है, ऑब्जेक्टिव जो डाटा आता है ना, सामने आया, जो चीज़ सामने हुई, इनको उससे मतलब पड़ता है नहीं, ये ज़्यादा इन्फ्लुएंस होंगे कि सामने वाला या जो भी है वो फील कैसा कर रहा है, ये फोकस होगा इनका उस चीज़ के ऊपर, ठीक है, ये वाली चीज़ होती है। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये फ्लेक्सिबल होंगे, ठीक है, और ये नॉन फ्लेक्सिबल होंगे, ये ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, ये ध्यान देंगे, ये एग्रेसिव हो सकते हैं, ये एग्रेसिव होंगे, ये सबमिसिव होंगे, ठीक है। जिसको आपने कहा बेशर्म, जिसको शर्म ही नहीं आ रही तो वो तो बेशर्म ही हो गया, ये ईमानदार होंगे, ठीक है। ये पॉपुलर होंगे और ये नॉट सो पॉपुलर होंगे, इनको पॉपुलैरिटी मतलब पॉपुलर होना भी नहीं है, और इनको मेन बात ये होती है, ठीक है, इनको पॉपुलैरिटी चाहिए भी। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। इसके अलावा कुछ इन्होंने कहा कि कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो एम्बीवर्ट होते हैं, जो इंट्रोवर्ट, उनके अंदर कुछ चीज़ें तो इंट्रोवर्ट किया जाती है और कुछ चीज़ें एक्सट्रोवर्ट किया जाती हैं, तो तीसरे एम्बीवर्ट भी होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब इन्होंने 3 चीज़ों के बारे में भी बात की है, कॉन्शियस ईगो, पर्सनल अनकॉन्शियसनेस और कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस। अब देखो, अच्छा हाँ, एक चीज़ और रह गई थी, एम्बीवर्ट जो ज़्यादातर लोग होते हैं ना हमारी सोसाइटी में, वो होते हैं एम्बीवर्ट ही हैं, इस बात को भी ध्यान से समझ लेना, ठीक है। तो चलिए अब हमारा आता है अनकॉन्शियस ईगो, कॉन्शियस ईगो। इसके अंदर क्या होता है, जो हमारा एक्चुअली हम कर रहे हैं, थिंक कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, रिमेंबर कर रहे हैं, जो फिलहाल एस्पेक्ट पे जो चीज़ें हो रही हैं वो हमारी होती है कॉन्शियस ईगो। सेकंड आपका होता है पर्सनल अनकॉन्शियसनेस। पर्सनल अनकॉन्शियसनेस में आपके साथ कुछ भी हुआ है, गलत हुआ है, सही हुआ है, जो भी हुआ है, तो वो है, और आपने उसको सप्रेस कर दिया, तो उसके अंदर क्या होगा, जो आपके साथ गलत हुआ है आपने उसको सप्रेस कर दिया, लेकिन आपको पता है सप्रेस कर दिया यानी आपको दिखाया नहीं, आप उसको याद नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी आपको याद है थोड़ा थोड़ा, वो है ना, तो वो आपका आ जाता है पर्सनल अनकॉन्शियसनेस में, जिसमें आपके एक्सपीरियंस होते हैं खुद के, ठीक है, कि मान लो किसी को कभी कोई चोरी की आदत पड़ गई थी लेकिन वो पकड़ा गया, अब वो उस चीज़ को भूलना चाह रहा है कि यार मैं चोरी करते हुए पकड़ा गया था, तो वो वाली जो चीज़ होती है ना, वो आपका होता है पर्सनल अनकॉन्शियसनेस। फिर आपका होता है कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस। अब ये रिजर्वोयर है, एक तरह से ये कुआं है, यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ डला, अब ये फाइनली इसके अंदर ये चीज़ आ गया, तो इसके अंदर सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं, ठीक है। ये आप यहाँ आप नहीं पहुँच सकते, ठीक है, ये आपको ये कलेक्टिव अनकॉन्शियस होता है, ये आपका जो कॉन्शियसनेस होता है वो एक्सेसिबल, उसको एक्सेसिबल नहीं होता, ठीक है, ये वाली चीज़ होती है। जब आप अनकॉन्शियस होते हैं जनरली ऐसा हो सकता है कि जब आप सो रहे हो सपने में दिखाई दे, उनके अंदर ये चीज़ें आती हैं आपकी। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। अब सेल्फ कंसेप्ट क्या है? सेल्फ कंसेप्ट होता है कि जब आपको एक्चुअली ये सेल्फ कंसेप्ट क्यों है, क्योंकि ये किसी की भी जो पर्सनैलिटी अगर डेवलप होनी है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो बंदा अपने बारे में क्या सोच रहा है। तो सेल्फ कंसेप्ट कुछ नहीं है, सेल्फ कंसेप्ट यही है कि मैं अपने आप को कैसे परसीव कर रहा हूँ, मैं अपने आप को लीडर की तरह कर रहा हूँ, मेरे को पता है मैं ये कर सकता हूँ, मेरे को पता है मैं DTPSC का पेपर कर लूँगा, तो मैं कॉन्फिडेंट हूँ उस चीज़ को लेके, तो वो मेरा सेल्फ कंसेप्ट है, ठीक है, या मैं टीचर बन ही जाऊँगा, ये जो सारी चीज़ें होती है वो सेल्फ कंसेप्ट के थ्रू ही आती हैं आपके अंदर, ठीक है। वो उसके अपने आप के अंदर क्या व्यू है अपने बारे में, वो आपका सेल्फ कंसेप्ट का पार्ट होता है। एक होता है पॉजिटिव सेल्फ कंसेप्ट, जिसके अंदर आप बड़ा अच्छे से समझते हैं और उसके हिसाब से आपकी पर्सनैलिटी भी ग्रो होती है, ठीक है। अब सेल्फ कंसेप्ट के अलग अलग पोर्शन होते हैं, उसके अंदर मैं आपको फ़ोटो दिखा देता हूँ थोड़ी सी, ये है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, पहला आपका आता है सेल्फ कंसेप्ट। सेल्फ कंसेप्ट आप अपने बारे में क्या सोच रहे हो, आप क्या है, ठीक है, सेल्फ कंसेप्ट वो आपका आता है। फिर उसके बाहर है फिनोमिनल सेल्फ, कि आप जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हो वो कैसा है। फिर आपका आता है फिनोमिनल एनवायरनमेंट। अब ध्यान से समझना, कंफ्यूज मत होना, ये फिनोमिनल सेल्फ था आसपास का एनवायरनमेंट, कि मेरी फैमिली कैसी है, मैं अपने बारे में क्या सोच रहा हूँ, अपनी फैमिली अपने कल्चर के बारे में क्या सोच रहा हूँ, वो सारी चीज़ें जो आती हैं ना। और एक होता है आपका फिनोमिनल एनवायरनमेंट, अब आपको दुनिया के साथ कैसे बात करनी है, ठीक है। ये जनरली इस तरह से हो सकता है कि मान लो आप एक रिलीजियन को फॉलो करते हो, तो आप
खुद के ऊपर क्या सोच रहे हो, आपका रिलीजन जो आ जाएगा वो फिनोमिनल सेल्फ में आ जाएगा, जो आपका पार्ट है बेसिकली देखा जाए, है ना, आपके आसपास का। और फिर अब आपको दुनिया, पूरी दुनिया से आपको किस तरह से वो करना है, वो आपका आ जाता है फिनोमिनल एनवायरनमेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब इसके अंदर एक चीज़ है कि जो आपका परसेप्शन होता है ना, सेल्फ परसेप्शन जो आप कहेंगे, वो मैच्योरिटी के हिसाब से बदलता भी है। शुरुआत में ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसा लगता हो कि भैया मेरे पिताजी ही सबसे ज़्यादा ताकतवर हैं इस दुनिया के अंदर, है ना, छोटा बच्चे को हमेशा ऐसा लगता है। तो वो जैसे जैसे मैच्योरिटी हुई उनको लगेगा नहीं ये चीज़ें और भी हैं, या मेरी मम्मी ही सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, पता चला कि भाई नहीं ऐसा नहीं है, और भी इंटेलिजेंट लोग हैं दुनिया के अंदर, तो वो आपकी मैच्योरिटी के अंदर वो चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब आपका आता है मोटिवेशन। मोटिवेशन के लिए तो मेरे हिसाब से आपको कुछ अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है। अराउजल ऑफ टेंडेंसी टू एक्ट प्रोड्यूस वन और मोर इफेक्ट। आपके अंदर ऐसी कुछ अराउजमेंट हो जाए कि नहीं अब तो ये मैं करके रहूँगा, तो वो वाली चीज़ होती है आपकी मोटिवेशन, उसको कहेंगे। ठीक है, प्रोसेस क्या है, अराउजिंग, सस्टेनिंग और रेगुलेटिंग एक्टिविटी। अराउज हुई, एकदम हुआ। ठीक है, मोटिवेशन वो नहीं है कि अरे मैं DSSS भी पास ही कर लूँगा और फिर आराम से मूवी देखने लग गई, नहीं भाई। अराउज हुआ, फिर उसको सस्टेन किया और फिर रेगुलेट किया, यानी कि आप उसको पढ़ाई भी करने लगे, है ना। DSSS भी पास कर लूँगा और भूल गए और मूवी देखने लग गई, वो चीज़ नहीं। DSSS भी पास करूँगा, आपने सोचा और आपने दृढ़ निश्चय किया कि हाँ ठीक है अब मैं किताब उठाऊँगा भी, और एक्चुअल में किताब उठा भी ली, वो आपके होता है मोटिवेशन, उसको कहेंगे। ठीक है, अब मोटिवेशन के अंदर भी, ये बुक के अंदर नहीं है, दो चीज़ें बताता हूँ, एक होता है इंट्रिंसिक मोटिवेशन, एक होता है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन वो होता है कि जब आपको प्रोसेस में मजा ना आए, प्रोडक्ट से मजा आए। मैं DSSS भी पास कर लूँगा क्योंकि मेरे को पैसा मिलेगा, ठीक है, या मेरे पिताजी मेरे को साइकिल देंगे, कुछ भी हो सकता है, वो होता है आपका एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या है, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, मैं क्योंकि मेरे को जीत हार से कोई मतलब नहीं, मेरे को क्रिकेट खेलना है, ठीक है, या मैं पढ़ रहा हूँ या मैं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मेरे को पढ़ाना पसंद है, ठीक है, तो वो आपका होता है इंट्रिंसिक मोटिवेशन। ये आपको पता होना चाहिए। और इंट्रिंसिक मोटिवेशन है वो इंपॉर्टेंट होता है आपका, ठीक है। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, कई बार ये एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है, ये गलत एग्जाम्पल दिए जाते हैं अलग अलग जगह, तो वो चीज़ है, ठीक है। गोल शुड बी विद द रीच ऑफ। अब इसके अंदर मोटिवेशन किन चीज़ों के ऊपर फोकस करेगा कि भैया गोल कम से कम ऐसा तो करो कि मान लिया आप दूसरी क्लास के बच्चे से कहो DSSS भी पास कर ले, ना भाई वो नहीं कर पाएगा, उसकी रीच में होना चाहिए, ठीक है, कि अगर वो काम करेगा तो कर पाए, तो वो वाली चीज़ होनी चाहिए। एबल टू जज वेदर और नोट ही इज़ अटेनिंग हिज गोल एंड हाउ ही इज़ फॉलिंग शॉर्ट, कि वो कम कैसे हो रह जा रहा है। अगर मान लो कभी वो फेल भी हो गया तो उसको पता होना चाहिए कि हाँ भाई तो फेल हो रहा है, ठीक है, आप मॉक टेस्ट देते हो, कुछ भी देते हो, और फिर आप कितने कैसे क्यों हो रहे हो, शॉर्ट किस बात से हो रहे हो, वो वाली चीज़ होती है, ठीक है। टीचर शुड नॉट बी रिजिडली, अब उसके अंदर ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, टीचर के अंदर ये सारी चीज़ें आप समझो, मतलब सॉरी ये टेक्निक नहीं, मतलब टीचर जो होना चाहिए वो रिजिड नहीं होना चाहिए और उसको इन सारी चीज़ों के ऊपर फोकस करना चाहिए, ठीक है। अट्रैक्टिव फिजिकल एनवायरनमेंट होना चाहिए, कोई उसके अगर मान लो आप क्लास में हो और बाहर से शोर आ रहा है तो नहीं है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए जो उसको दिक्कत करेगी। मोनोटोनी नहीं होनी चाहिए, आए क्लास में 2 चैप्टर लिखवाए, डेली चैप्टर लिखवा देते हैं बस हो गया, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। चीज़ें सही तरह से चलें क्लास में, जिससे बच्चों को मोटिवेशन आ ही रहे, पढ़ाई में मन लगे। सब्लिमेशन ऑफ इनेट इम्पल्सिव एंड चिल्ड्रन आर क्यूरियस लाइक टू कंस्ट्रक्ट। क्या होता है कि बच्चे कुछ ना कुछ बनाना चाह रहे हैं और आपको उन चीज़ों को फोकस करना चाहिए, ठीक है। और बच्चों के अंदर ये अंदर की भावनाएं होती हैं, ठीक है, जन्मजात बच्चे कुछ ना कुछ सीखना चाह रहे हैं और उन चीज़ों को आपको फोकस करना चाहिए। स्टिमुलस वेरिएशन बाय टीचर, ठीक है। स्टिमुलस वेरिएशन क्या होता है, ध्यान से समझना, कि अगर आपने एक ही चीज़ करके रख दी, ठीक है, कि आप आके बस पढ़ाए जा रहे हो, तो स्टिमुलस वेरिएशन नहीं हो रहा। इसके अंदर आप जब टेक्निक देखोगे, माइक्रो टीचिंग आपने की होगी, तो उसके अंदर भी पार्ट होता है स्टिमुलस वेरिएशन का। स्टिमुलस वेरिएशन में होता है कि आप बच्चों को एंगेज रखो, है ना, कुछ ना कुछ करवाते रहो जिससे उनका वो चेंज हो। कई बार आप उनका पोस्चर चेंज करवा दोगे, कई बार आप उनको आप अपने ही आप जब बोल रहे हो, बोलते बोलते आपने आवाज़ अलग निकाल ली या स्पीच पैटर्न अलग चेंज कर लिया, तो वो सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। और चेंज इन पोस्चर जैसे मैंने बताया, तो ये सारे स्टिमुलस वेरिएशन का चेंज है जिससे बच्चे और ज़्यादा पढ़ पाएंगे। री इन्फोर्समेंट प्रेज और ब्लेम,
ठीक है। अब इसके अंदर ये चीज़ गलत लिखी हुई है, ब्लेम। ब्लेम वाली चीज़ रीइंफोर्समेंट में नहीं, वो पनिशमेंट का पार्ट होती है भाई, ठीक है। इसमें अगर आप कहेंगे तो अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। हालांकि ये चीज़ एनआईएस में भी गलत दी गई है, इस चीज़ को आप पढ़ना मत। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट और पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दोनों चीज़ें क्या होती हैं, दोनों चीज़ें बच्चों पे पॉजिटिव फर्क डालती है, ना कि ब्लेम। ब्लेम होता है पनिशमेंट की तरह यूज़ किया जाता है। पनिशमेंट दो तरह की होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। उसके लिए मैं अलग से जो कोर्स है हमारा उसके अंदर तो मैंने वीडियो बना के वहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए, एक्सटेंसिव लर्निंग, रिवार्ड एंड पनिशमेंट, रिवार्ड दो या पनिशमेंट दो, ठीक है। प्लेजर एंड पेन, अटेनमेंट ऑफ गोल, मतलब ये बेसिकली चीज़ है, ये बच्चे के साथ जो आप करते हैं ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, इनको आप देख लेना। तो इसमें कुछ समझाने की ज़रूरत तो है नहीं मेरे ख्याल से। एटीट्यूड आप ध्यान से समझो, मतलब एक फीलिंग होती है जो किसी भी इंस्टीट्यूशन, पर्सन या किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए एक डेवलप हो जाती है और वो चलती है, कंटिन्यूस होती है, वो आपका हो जाता है, ठीक है। या वन व्यूज टुवर्ड एनीथिंग, किसी भी एक चीज़ को लेके मेरा एक व्यू बन गया, तो वो आपका होता है एटीट्यूड, ठीक है। एटीट्यूड इज लर्नड और एडोप्ट। कई बार एटीट्यूड आप एडोप्ट भी कर लेते हो, लोग सिखाते हैं कि आप ऐसे करो और ये लोग गंदे होते हैं, ऐसा होता है, तो आप गंदा सोचने लग जाओगे उनको, ठीक है। इस तरह की चीज़ें होगी। कई बार आपके साथ किसी ने कुछ गलत किया तो आपका एटीट्यूड उससे भी लर्न हो जाएगा, तो वो चीज़ होती है। तो ये लर्न होता है, ठीक है, या एडोप्ट किया जाता है। फिर आपकी वैल्यूज़ होती है। वैल्यूज़ क्या होते हैं, जो आइडियल्स होते हैं, आइडल्स होते हैं हमारे, जिसके लिए हम जीते हैं, ठीक है। गाइडिंग प्रिंसिपल्स आप कह सकते हो, बिलीव या प्रोफेस्ड वैल्यू कह सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं, इनको आप कर लेना, इतना ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। तो ये अब भाई कैसे कैसे वैल्यू कैसे कैसे लाओगे, मॉर्निंग असेंबली वगैरह होती हैं, एक्सटेंशन लेक्चर होते हैं, कंपलसरी सब्जेक्ट आप मोरल एजुकेशन, और ये जो सारी चीज़ें होती हैं ये देख लेना भाई, ठीक है। पर्सनैलिटी, असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी होते हैं, इसके होते हैं दो, आप कहेंगे कि अलग अलग किस तरह से असेसमेंट कर सकते हो पर्सनैलिटी का। एक होता है सेल्फ रिपोर्टिंग, कि आप खुद से अपनी चीज़ें बता रहे हो। ऑटोबायोग्राफी किसी ने लिख दी, इंटरव्यू किसी ने दे दिया, क्वेश्चनेयर का आंसर किसी ने दे दिया, तो ये उस बंदे ने खुद दिया है, तो आप उस चीज़ को पढ़ के देख सकते हो कि ये एक्चुअली किस तरह का बंदा था, वो चीज़ें आपकी हो सकती हैं, ठीक है। या रेटिंग टेक्निक्स होती हैं, ये आप दूसरे को खुद से रेट करते हो, ठीक है। उसकी बायोग्राफी आपने पढ़ी, ठीक है। बायोग्राफी देखो, ये ऑटोबायोग्राफी थी, ये उसने खुद लिखी। ये बायोग्राफी आपने किसी के बारे में खुद से लिखा है, अब आपने लिखा है, ठीक है। केस हिस्ट्री आपने करी, तो ये आपका होता है, ये आपका आता है जब आप किसी और कोई और करता है, ठीक है। तो दो तरीके ये हो गए। इसके अलावा बिहेवियरल मेजर होता है कि एक्चुअल बिहेवियर कैसा रियल लाइफ कंडीशन के अंदर उसका। और इसके अलावा आपका प्रोजेक्टिव टेक्निक की रिएक्शन ऑफ पर्सन, इमेजिनेटिव, इसमें तो रियल सिचुएशन में आप उसको देख रहे थे। अब इसका फैंटेसी या फिर कुछ इस तरह का, जैसे कई बार आपका इंटरव्यू के अंदर होता है कि अगर ऐसा हो जाए तो आप बताओ आपका क्या होगा, तो वहाँ आपका क्या होता है, पर्सनैलिटी टेस्ट चल रहा होता है। या फिर आपकी टेक्निक्स होती हैं, टेक्निक्स आपके अंदर कौन कौन सी होंगी, ठीक है, देखो ध्यान से। अब हाँ, मतलब देखेंगे क्या इसके अंदर, ये है कि ये जनरली कई बार मशीन वगैरह से भी आपका हो जाता है, तो ये टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट से आप करेंगे तो वो चीज़ आपकी हो जाती है। मशीन से जब आप किसी की पर्सनैलिटी चेक कर रहे हैं तो वो भी तरीका होता होगा भाई, वो मेरे को भी नहीं पता कि किस तरह से, मतलब कौन सी मशीन्स ऐसी होती हैं, ठीक है। अब इसके अंदर आपका है, देखो ध्यान से, अब इसके अंदर आपका दो अलग अलग तरीके बता दिए थे, 5 अलग अलग तरीके बता दिए थे कि कैसे कैसे होते हैं। इसके अलावा कुछ आपका होता है स्टैंडर्डाइज टूल होते हैं, नॉन स्टैंडर्डाइज टूल होते हैं, और प्रोजेक्टिव टेक्निक होती हैं। इस तरह से भी इनकी जो आपके जो टेस्ट करने का तरीका है ना, इनको कैटेगरी अलग अलग तरह से बनाई जा सकती है। तो ऐसे इसकी भी बना दी। जैसे मान लो मैं कहूँ कि रूम में जितनी भी चीज़ें हैं आप उसकी कैटेगरी बनाओ कलर के हिसाब से, कलर के हिसाब से अभी आपने बना दी। दूसरी आपने बना दी कि खाने के हिसाब से बनाओ। तो ऐसे ये दूसरी तरीका है। दूसरा तरीका कैसे है, स्टैंडर्डाइज और नॉन स्टैंडर्डाइज और प्रोजेक्ट टेक्निक्स, इसके हिसाब से आप करेंगे। तो स्टैंडर्डाइज टेस्ट, अचीवमेंट, एप्टीट्यूड, इंटेलिजेंस, इंटरेस्ट टेस्ट, ये सारी चीज़ें इसके ये लिस्ट है, ये आप याद कर लेना, क्योंकि ये लिस्ट पेपर में पूछी जा सकती है कि बताओ कौन सी नॉन स्टैंडर्डाइज है, कौन सी स्टैंडर्डाइज है, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये होता है। चलिए, ये लंबी टेक्निक थी या लंबी लिस्ट थी, ये आप देख लेना, ठीक है। रोल ऑफ टीचर इन पर्सनैलिटी पूरा है भाई, अटेंशन, डिसिप्लिन, फन, इंस्पिरेशन, लव, पेशेंस, प्रेज, अंडरस्टैंडिंग, ये सारी चीज़ें आप देख लेना। एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, जो चीज़ समझ में नहीं आ रही मैं वही चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब यूनिट 4 के अंदर हम बात करते हैं थिंकिंग स्किल को किस तरह से बढ़ावा दिया जाए।
तो पहली बात तो होगा व्हाट आर थिंकिंग स्किल्स। थिंकिंग स्किल क्या होती है, नीड और इम्पोर्टेंस के बारे में बात करेंगे। स्टेजेस क्या होती है, स्टेजेस के अंदर फिर 3 थ्योरीज पढ़ेंगे हम, पियाजे, ब्रूनर और इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी। इसके अलावा हमारी टाइप्स ऑफ थिंकिंग के बारे में बात करेंगे। फिर हमारे टूल्स ऑफ थिंकिंग होते हैं, क्वेश्चनिंग, कंसेप्ट, माइंड मैप्स और कोग्निटिव रिसर्च, कोर्ट भी जिसको बोल देते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारा क्रिटिकल थिंकिंग की क्या स्टेज होती हैं, करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं क्रिटिकल थिंकर्स के। इसके अलावा कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या होती है, डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होती है, ठीक है। ये यूनिट काफ़ी लंबी है, इस बात को ध्यान से समझ लेना और इम्पोर्टेंट है, यहाँ से पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एम्पावरिंग चाइल्ड टू टेक रेशनल डिसीजन बेस्ड ऑन थिंकिंग, कि अब रेशनल डिसीजन उसको कैसे आएगा, डिसीजन मेकिंग उसकी कैसे होती है, 6 स्टेप कौन से हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे। तो एक ओवरव्यू आपको मिल गया। चलो अब एक एक करके बात करते हैं इन सारी चीज़ों के ऊपर। कह रहे हैं व्हाट आर थिंकिंग स्किल्स, मेंटल प्रोसेस दैट वी अप्लाई व्हेन वी सीक टू मेक सेंस ऑफ एक्सपीरियंस। कि हमारी कोई भी जो मेंटल प्रोसेस होती है, जब हम अपनी जो एक्सपीरियंस हमारा होता है उसको जब हम अप्लाई करने की बात करते हैं तो वो हमारा क्या होता है, उसको हम बोल देते हैं थिंकिंग। और इसके अंदर हमारी क्या क्या चीज़ हो सकती है, इसके अंदर हमारी रिमेंबरिंग हो सकती है, क्वेश्चनिंग हो सकती है, कंसेप्ट फॉर्मिंग हो सकती है, प्लानिंग होती है, रीजनिंग होती है, इमेजिनिंग होती है, सोल्विंग क्वेश्चंस होता है, मेकिंग डिसीजन होता है, जजमेंट होता है, ट्रांसलेटिंग होता है, मतलब ट्रांसलेटिंग थॉट होता है, ठीक है। थॉट्स को हम ट्रांसलेट करते हैं रियल लाइफ सिचुएशन के अंदर, ये सारी जो चीज़ें होती हैं इनको। अब ब्लूम टैक्सोनॉमी के अंदर 2 तरह की थिंकिंग स्किल्स के बारे में बात की गई है, एक होता है लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, एक होता है हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। लोअर ऑर्डर में कौन कौन सी होती है आपको पता होगा कि जब आपने लेसन प्लान वगैरह बनाया होगा तो उसमें नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन वगैरह हो जाता है। जो अंडरस्टैंडिंग होता है उसको ये कंप्रीहेंशन लेवल बोल रहे हैं यहाँ पे। इसके अलावा हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल होती है जिसके अंदर एनालिसिस होता है, सिंथेसिस होता है और इवेल्युएशन होता है। अभी क्या था कि नया जब ब्लूम टैक्सोनॉमी आई, पहले क्या था, ये इसी तरीके से था। सबसे पहले नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन, उसके बाद आता था एनालिसिस, सिंथेसिस और इवेल्युएशन। अब ये इंटरचेंज कर दिया गया है ना। आपको पता होगा कि अब सिंथेसिस है वो सबसे ऊपर रखा गया है, इवेल्युएशन उससे नीचे रखा गया है, ये वाली चीज़ होती है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब यहाँ एक चीज़ समझ लेना, NEP 2020 के अंदर तो लिखा हुआ है 85% तक आपकी जो 6 साल तक दिमाग हो जाता है वो डेवलप हो जाता है, और यहाँ लिखा हुआ है 90%। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आपका आए तो आप लिखेंगे 85%, ठीक है। मेरा मानना यही है, वही लिखना चाहिए क्योंकि वो मोर रिसेंट डॉक्यूमेंट है आपके लिए। ये बुक्स 2016-17 के अंदर आ गई, 17 में आ गई थी, तो उनको छोड़ देना। 2020 में जो डॉक्यूमेंट आपके पास आया है जो ऑफिशियल भी है उस चीज़ को आप ज़्यादा लिखना, तो वो चीज़ हो जाती है। ये बुक में कुछ गलती हो जाती है, इनका तो कुछ नहीं जाएगा, वो कह देंगे गलती से लिख गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं अब हम। तो मतलब मेन बात ये है नीड एंड इम्पोर्टेंस क्यों है थिंकिंग स्किल की बच्चों के अंदर, क्योंकि 6 साल की उम्र तक ही उनका 90% डेवलपमेंट उनके दिमाग का हो जाता है, तो इसलिए, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं स्टेजेस ऑफ थिंकिंग। तो जीन, पियाजे, ब्रूनर, इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग, इनके बारे में बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं पियाजे के बारे में। पियाजे ने बेसिकली हमारा कहा है एडेप्टेशन, और एडेप्टेशन के बेसिकली 2 पोर्शन है। एडेप्टेशन में एसिमुलेशन भी आता है और एकोमोडेशन भी आता है। ये क्या होता है देखो ध्यान से, कि आप कुछ भी, कोई भी जो नई चीज़ आपके दिमाग में जा रही है ना, वो पार्ट है एडेप्टेशन का, इस बात को ध्यान समझ लेना। अब वो कैसे जाएंगी, ये सेम है आपका, ये दिमाग एक तरह से है मेमोरी कार्ड जिसके अंदर आपका फीड हो रहा है, कोई भी चीज़ हो रही है, ठीक है। उसमें आप कैसे फीड कर सकते हैं कि आपके ऑलरेडी जो फोल्डर बने हुए हैं, अगर उन्हीं फोल्डर में आप कोई चीज़ नहीं डाल रहे हो, ठीक है, आपने करा हुआ है म्यूज़िक का एक फोल्डर बना हुआ है, म्यूज़िक में एक चीज़ और आ गई तो म्यूज़िक में ऐड हो गया, वो है एसिमिलेशन, ठीक है। फिट न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग मेंटल वर्क, ठीक है, मेंटल फ्रेमवर्क, वो वाली चीज़ आपकी आ गई, वो आपका उसी कंसेप्ट के अंदर आपकी वो चीज़ हिट हो गई, वो चीज़ उसके अंदर ऐड हो गई बेसिकली देखा जाए। या आप नोट्स बना रहे हो, नोट्स के अंदर आपने पियाजे लिखा हुआ, पियाजे से रिलेटेड एक चीज़ और मिली, आपने पियाजे के अंदर ही लिख लिया। जब आपने कोई थ्योरी ही नहीं पढ़ ली, या आपने कर लिया कि नहीं ये म्यूज़िक तो ठीक था लेकिन अब आ गई है मूवीज़ भी आ गई है, तो ये मूवीज़ म्यूज़िक का पार्ट तो नहीं है, तो आपने एक अलग फोल्डर बनाया मूवीज़ का लिख के, तो वो आपका हो जाता है एकोमोडेशन, ठीक है। जब आप फोल्डर ही एक नया बनाएं तो वो आपका आ जाता है एकोमोडेशन। अल्टर द एग्जिस्टिंग कंसेप्ट ऑफ मेंटल फ्रेमवर्क इन रिस्पॉन्स टू न्यू इन्फॉर्मेशन, कि आपका जो मेंटल फ्रेमवर्क जो आपका होता है कि नहीं अब हमें चेंज करने की ज़रूरत है। जैसे एक बहुत वैसा एग्जांपल है, पॉपुलर एग्जांपल है कि भाई आपने एक बच्चा था, उसने क्या सोचा कि बिल्ली है, ठीक है,
बिल्ली के 4 पैर होते हैं, कुत्ता दिखे उसने बिल्ली बिल्ली बोलना शुरू कर दिया उसको, ठीक है। तो वो वाली जो चीज़ होती है वो उसने उसी चीज़ के अंदर उसी फोल्डर में ऐड करी कि अच्छा ये भी आपकी एक अलग तरह की बिल्ली होगी, तो वो आपका एसिमुलेशन उसने कर लिया। लेकिन वहाँ उसको जरूरत थी एकोमोडेशन की, तो कहाँ एकोमोडेशन करना है, कहाँ एसिमुलेशन करना है, इनके बीच का ही जो एक तरह से बैलेंस होता है ना, वही आपका आप कितने ज़्यादा मैच्योर हैं, कितना ज़्यादा आपका डेवलपमेंट हुआ है उस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, और वही आपका एडेप्टेशन है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। स्टेजेस दी गई है। पहली सेंसरी मोटर, संवेदी मोटर अवस्था। इसमें क्या होता है कि जब भी आपका जो एक्शन होते हैं उसमें बच्चे को ये पता चलता है कि वो एक्शन से कुछ चेंज ला सकता है दुनिया में, ठीक है, चेंज ला सकता है। मान लो एक बुक रखी है, बुक को वो दूसरी तरफ रख सकता है, या फिर एक बॉल को फेंक सकता है। तो अभी तक उसको जो दिखाई दे रही थी चीज़, जैसे पिक्चर है, फोटोग्राफ है, फोटोग्राफ में आपको चेंज नहीं ला सकते, पहले उसको ये लगता है, ठीक है, फिर उसको लगता है कि नहीं इस फोटोग्राफ में हम ये चेंज ला सकते हैं, कि ये आपको जो दिख रही है उसको फोटोग्राफ दिखता है कि अच्छा इसके अंदर मैं भी ये चेंज ला सकता हूँ, उसको ये पता चलता है, ठीक है। इसके अलावा उसका ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाता है उस बच्चे के अंदर। तो ऑब्जेक्टिव जो बच्चा है कि 18 महीने में जनरली आता है, 18 महीने के बाद आता है, कि बच्चे को पता चल जाता है जिन चीज़ों को सेंस नहीं कर रहा वो चीज़ें भी एग्जिस्ट करती है। सेंस करना क्या होता है, स्मेल करना, देखना, टेस्ट करना। यानी कि अगर मान लो जैसे जनरली होता है कि दिखा देते हैं कि कोई भी एक चीज़ है वो आपने पीछे छुपा लिया, आप कहते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस आ गया, बच्चा पीछे घूम के आ गया, नहीं, हो सकता है उसमें से आवाज़ आ रही हो, फ़ोन है, फ़ोन की वीडियो चली हुई थी, वीडियो चल ही रही है और आपने फ़ोन को पीछे चल लिया, तो वो पीछे बच्चा आ ही जाएगा, वो ऑब्जेक्ट परमानेंस नहीं है। परमानेंस जब है जब आपने बिल्कुल छुपा लिया, उसको पता ही नहीं है, ना उससे आवाज़ आ रही है, ना उसकी कोई स्मेल आ रही है, अब भी उसको पता है कि नहीं ये चीज़ है, ये एग्जिस्ट करती है, वो होती है ऑब्जेक्ट परमानेंस, ठीक है। फिर आपका आता है प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज में अब वो बच्चा मेंटल इमेज या ऑब्जेक्ट की मेंटल इमेज फॉर्म करनी शुरुआत कर देता है, और वो वर्बल सिंबल्स के अंदर सोचना शुरू कर देता है। इस टाइम पे बच्चे में ईगो सेंट्रिज्म होता है, उसको ये लगता है कि नहीं दुनिया मेरे से अलग थोड़ी हो सकती है, ठीक है, जो जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसे ही होनी चाहिए, ये होता है। इसी टाइम पे बच्चे के अंदर सीरिएशन की सीरीज़ करना उसको नहीं आता, एबिलिटी नहीं होती। लैक ऑफ कंजर्वेशन होता है, उसको ये भी नहीं पता कि अगर उसने उसके कोई ऑब्जेक्ट की जो अपीयरेंस थी वो चेंज कर दी, लेकिन अब भी वो ऑब्जेक्ट की अपीयरेंस वही है। जैसे कि इसके अंदर क्या किया गया था कि मान लो 6 गोटी हैं, ये इस तरह से रखी हुई हैं, ठीक है, अब आपने ये अलग अलग करके रख दी, ठीक है, तो अब उसको ये पता चलेगा कि ये कम ज़्यादा के अंदर उसको फ़र्क लगेगा कि हाँ भाई उसने खुद करी हैं, लेकिन फिर भी उसको लगेगा कि नहीं ये चीज़ें तो अब वो चेंज हो गया है, उसका जो वैल्यू था वो चेंज हो गया। जैसे कि एक लंबा ग्लास था, लंबे ग्लास से उस बच्चे ने खुद से छोटे ग्लास के अंदर पानी डाला है, अब वो या चौड़े ग्लास के अंदर पानी डाला है, पहले ये भरा यहाँ तक हुआ था, अब उसको यहाँ तक कम दिखेगा, तो अब उसके अंदर ये होगा कि नहीं ये पानी तो कम हो गया, ठीक है, ये बच्चे ने खुद किया है। तो ये होता है लैक ऑफ कंजर्वेशन, और वो किसकी वजह से होता है, क्योंकि अभी उसका जो बच्चा होता है वो थॉट सेंट्रेशन की तरफ होते हैं, डिसेंट्रिक नहीं होते, वो एक ही एस्पेक्ट को देख रहा होता है, इस वजह से कारण होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं अब उसके थॉट्स जब डिसेंट्रिक हो जाते हैं कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में, तो अब उसके कंजर्वेशन भी उसके अंदर आ जाता है, अब वो बड़े बच्चों की तरह सोचने लग जाता है, सीरिएशन आ जाती है, अब उसको यहाँ इरिवर्सिबिलिटी थी, यहाँ उसके अंदर एनिमिज्म था, वो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं यहाँ आके, ठीक है। ये चीज़ें जो लिखी हुई हैं बुक में केवल उनके नोट्स बनाए हुए हैं, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है, हो सकता है इससे ज़्यादा आपने डीपली पढ़ा हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लॉजिकल थिंकिंग उसके अंदर आ जाती है, ठीक है, ये वाली सारी चीज़ें आ जाती है। फिर आपका आता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, यहाँ थिंकिंग एब्स्ट्रैक्टली, अब उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट वो थिंकिंग करने लग जाता है, हाइपोथेटिकल, उसको डिडक्टिव रीजनिंग आ जाती है उसके अंदर, और उसके अंदर प्रीपोजिशनल रीजनिंग है वो करने लग जाता है। जैसे ये वर्बल एसर्शन के आपके क्वेश्चन होंगे ना, तो वो पिछले स्टेज में वो बच्चा नहीं कर पाएगा, यहाँ करेगा कि एक्चुअल इवेंट की जगह, अभी तक उसको ये पता था एक्चुअल इवेंट ये वॉइस से ये चीज़ हुई है, वो इमेजिनरी इवेंट करके भी कर लेता कि अच्छा ये होगा तो ये ऐसा हो जाएगा, ये चीज़ हो सकती है, ठीक है। तो चलिए बाकी पियाजे आपने डीपली पढ़ा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम पियाजे को एनआईएस में ही कई बार पढ़ेंगे, ठीक है, तो कोई चीज़ ऐसा हो सकता है यहाँ छूट गई हो वो दूसरी चीज़ में आएगी, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं।
अब ब्रूनर ये कहता है कि भैया हमारा जो भी थॉट प्रोसेस होता है वो कैसे होता है। देखो जनरली अगर आप देखोगे थॉट प्रोसेस कैसे हो रहा है, थॉट प्रोसेस ये हो रहा है जो चीज़ सामने हम तो सामने कर रहे हैं, जिनको उसने कहा था कंक्रीट स्टेज से आपका कौन सी स्टेज थी, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की तरफ, है ना। तो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग तो इसने कहा था ये मैच्योरेशन और ट्रेनिंग के थ्रू आ जाता है, जो आप एक्सपीरियंस के थ्रू होती है। देखो ब्रूनर एक्सपीरियंस की बात कर रहा है, लेकिन वहाँ पियाजे ने एक्सपीरियंस वगैरह की कोई बात नहीं की है, उसने एज के हिसाब से ही कहा है कि ये बच्चे में अपने आप आ जाएंगे इस स्टेज के बाद में या इस तरह से, ठीक है। इस वजह से जो उसकी थ्योरी है ना वो उसको क्रिटिसाइज़ किया जाता है, क्योंकि जनरली क्या होता है हम ये कह देते हैं बच्चे बड़े इंटेलिजेंट हो रहे हैं अब, और ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं हालांकि वो कुछ हद तक सही है, लेकिन हम कहते हैं कि नहीं ये चीज़ तो इसने कहा था 7 साल में आएगी, मेरे बच्चे में 4 साल में ही आ गई, है ना। तो वो क्या चीज़ है, क्योंकि आपका जो सोसाइटी वाला जो नॉर्म था ना, जिसने वाइगोत्स्की ने जो बात की थी एम के और स्काफ फोल्डिंग पे, वो आपने दिया है, वो बात करता था कि नहीं बच्चे को अकेले में छोड़ देंगे जब भी बच्चा वैसे ही करेगा, और उसने उस चीज़ को बिल्कुल छोड़ दिया था कि ट्रेनिंग वगैरह तो कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। अब इसके अंदर देखा जाएगा तो इन्होंने 3 तरह की चीज़ें की थी कि बच्चा रिप्रेजेंट कैसे करता है। देखो ध्यान से, पहली बात तो उसने कहा कि पहले बच्चा इनएक्टिव रिप्रेजेंटेशन करता है, मोटर स्किल से करता है, दिखाता है, इशारे करता है, नॉन वर्बल एक्टिविटीज़ होती हैं ये चीज़ें, तो ये होता है। दूसरा आपका होता है जब आइकॉनिक रिप्रेजेंटेशन होगा, सेंसरी इमेज या मेंटल पिक्चर्स, आपका मेंटल पिक्चर आपके दिमाग में बने, कोई भी चीज़ आई आपके दिमाग में एक चित्र बन जाता है, वो आपका होता है आइकॉनिक या आइकॉनिक रिप्रेजेंटेशन। एक होता है सिंबल अब आप यूज़ करने लग जाते हो जिसके अंदर आपका बोलना भी आ जाता है, वर्ड्स आ जाते हैं, कोई भी सिंबल हो जाता है। एब्स्ट्रैक्ट एक फिनोमिना होता है, उस चीज़ को आप करने लगते हो, आया ना कंक्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की तरफ, तो ये एब्स्ट्रैक्ट एंड में आता है आपका, इसको बोलते हैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो इसमें ये चीज़ आ जाती है। इनएक्टिव में क्या आएगी, कोई भी चीज़ बच्चा करके दिखा रहा है, इशारे कर रहा है, वो इनएक्टिव में आ गया। आइकॉनिक उसके खुद के लिए सेंसरी इमेज बनी या मेंटल पिक्चर्स बनी, और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जब एब्स्ट्रैक्ट फिनोमिना वो कुछ देने लगे जिससे बड़े लोग देते हैं, वो सारी चीज़ें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं आपका। अब आईपीसी के अंदर देखिए इंफॉर्मेशन आईपीटी सॉरी इंफॉर्मेशनल प्रोसेस थ्योरी, इसके अंदर ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि हमारी थिंकिंग किस चीज़ से कनेक्ट होती है। हमारी थिंकिंग कनेक्ट होती है कि हमने किसी भी चीज़ को कैसे प्रोसेस किया है या किस तरह से हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई है, वो चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि उसके बाद में जो इन्फॉर्मेशन आया, उस इन्फॉर्मेशन से किसी भी बंदे ने कितनी काम की जानकारी या कितनी चीज़ों को किस तरह से किया, उसको किस तरह से यूज़ किया, वो आपका आता है सारा आईपीटी के अंदर। ये सेम वैसे ही आपको कोई क्वेश्चन मिला, ठीक है, अब उसके अंदर मैं दिखाता हूँ आपको। तो इसके अंदर 3 स्टेजेस होते हैं। 3 स्टेजेस के अंदर क्या है, आपको कोई क्वेश्चन मिला तो आपको सेंसरी प्रोसेस कर रहे हो आप उसको, ठीक है। आपने क्वेश्चन पढ़ा या फिर आपके सामने कोई सिचुएशन हुई है तो वो आपको सेंसेस से वो मिल गया। फिर आप रिट्रीवल ऑफ रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन, अब आपको रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन, जैसे आप क्वेश्चन के अंदर मान लो आपको कोई करना है कि मान लो एरिया निकालना है, तो एरिया के लिए आपको के पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। एरिया के पास आपके पास में होनी चाहिए लेंथ और ब्रेड्थ। अगर मैं रेक्टेंगल के एरिया के बारे में बात कर रहा हूँ तो समझ रहे, चौड़ाई और लंबाई आपके पास होनी चाहिए। आपके पास में या तो होगी या फिर आपके पास में नहीं होगी तो आप उसको रिट्रीव कर रहे होंगे। कैसे रिट्रीव कर रहे होंगे, कहीं से भी आपको पेरीमीटर दिया हुआ है और एक चीज़ दी हुई है दूसरी नहीं दी हुई, तो वो आप रिट्रीव कर रहे होंगे, तो वो आपका सारा इस पोर्शन में आता है। और फिर आप उसको मैनिपुलेट इन्फॉर्मेशन, आप उसको मैनिपुलेट करेंगे इन्फॉर्मेशन को, और फाइनल आपका आंसर आ जाएगा एरिया कितना होता है। तो ये आपकी चीज़ हो गई है, ये आपका यानी कि उस इन्फॉर्मेशन को मैनिपुलेट करना क्या होता है, उसकी एयरफेयर होता है कि आपने उसी चीज़ का यूज़ किया और आपने उस चीज़ का यूज़ करके आपने एक फाइनल प्रोडक्ट आपने दिमाग में बैठा लिया, तो ये चीज़ होती है। तो ये आपके होते हैं सेंसरी प्रोसेसिंग, रिट्रीवल और मैनिपुलेशन, ठीक है। ये आईपीटी का ये बेसिकली 3 पोर्शन होते हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, टाइप्स ऑफ थिंकिंग के बारे में बात करेंगे। अब देखो टाइप ऑफ थिंकिंग के बारे में आप अभी ये मत समझना कि भैया ये कुछ चीज़ें आपको ऐसी लगेंगी वो इसके अंदर भी हैं, कुछ चीज़ें ऐसे लगेंगी वो इसके अंदर भी हैं। तो मैं आपको बताता जाऊंगा, ये 2 अलग तरह की टाइप हैं, इसकी कैटेगरी अलग तरह से बनाई गई है। तो कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है, डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है। इसमें क्या होता है देखो ध्यान से, किसी भी चीज़ का एक ही सॉल्यूशन आएगा, ये कन्वर्जेंट थिंकिंग बात है। डाइवर्जेंट थिंकिंग आपने एस्पेक्ट तोड़े और उसके वेरियस सॉल्यूशन आ सकते हैं, तो वो डाइवर्जेंट थिंकिंग होता है। कन्वर्जेंट थिंकिंग थिंकर होता है, वो एक ही सॉल्यूशन पे पहुंचता है। डाइवर्जेंट मल्टीपल एस्पेक्ट्स को देखता है, वो अलग अलग सॉल्यूशंस पे देख सकता है। क्वेश्चन पूछा, जैसे कन्वर्जेंट थिंकिंग का क्वेश्चन क्या हो सकता है, 2 + 2 का आंसर बताओ भाई।
आपका आंसर आया 4, 4 सभी का आंसर होगा 4, जिसने नहीं बताया वो गलत होगा। लेकिन अगर आपने कहा कि 4 बताओ किस तरह से जोड़ें कि 4 आंसर आ जाए, किसी ने कहा 1+3 कर दो, किसी ने कहा 4+0 कर दो, किसी ने कहा 2+2 कर दो, किसी ने कहा 0.5 + 3.5 कर दो, किसी ने कहा 1.5 और 2.5 को जोड़ दो, तो ये हमारा 4 आ जाएगा। तो ये इसके मल्टीपल आंसर हो सकते हैं। तो ये डाइवर्जेंट थिंकिंग को करने के लिए आपके ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं, है ना। तो ये आपका हो जाता है, डाइवर्जेंट थिंकिंग आपका हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग और कंक्रीट। अब ये उल्टी हैं एक दूसरे का। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग क्या होती है? उन चीज़ों के बारे में या उन कंसेप्ट के बारे में सोचना और जनरलाइज करना जो चीज़ें आपके सामने नहीं हैं। और कॉन्क्रीट थिंकिंग के अंदर एक्चुअल ऑब्जेक्ट आपके सामने होते हैं, तो वो आपके होते हैं। जैसे एक्चुअल ऑब्जेक्ट आपको राजा रानी की कहानी भी सुना रहे हैं, तो आपके सामने पपेट है, आप देख पाओ अच्छा ये राजा ये रानी है, इसने ये कर दिया, आप ऐसे कर रहे हो। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में आपको केवल कहानी सुनाई जा रही है, आपको नहीं पता, ठीक है। जैसे मूवीज़ के अंदर होता है, मूवीज़ में कोई एक्टर या कोई अपने बारे में बताने लग जाता है, तो जनरली क्या होता है मूवीज़ में, वो केवल स्टोरी नहीं बता रहा होता, उसके पीछे उसके सीन भी दिखा रहा होता है। क्यों? क्योंकि कंक्रीट थिंकिंग भी आपकी उनको करवानी है कि आपको मान लो समझ में ना आए, एब्स्ट्रैक्ट थिंकर अगर आप नहीं हो तो आपको वो चीज़ समझ में ही नहीं आएगी, तो आपको वो एक्चुअली वो दृश्य दिखाया जाता है, तो वो आपका होता है कंक्रीट थिंकिंग की पास्ट में दिखा के वो दृश्य दिखाया जा रहा है, वो कंक्रीट थिंकिंग होती है। और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जब आपको जनरली कोई चीज़ मैं बता रहा हूँ, जैसे अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, तो आपको वो परसीव कर पा रहे हो आपकी अच्छा ऐसा ऐसा होता है, तो वो आपने एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के अंदर कर लिया, ठीक है। फिर आपका होता है रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। देखो ध्यान से, अब जब आप किसी का जनरली जो जज वगैरह होते हैं, ठीक है, इसके अंदर क्या चीज़ होती है कि जब आप किसी भी चीज़ के ऊपर कोई जजमेंट देते हो या एनालाइज करते हो कि ये चीज़ अच्छी हुई बुरी हुई ये सारी चीज़ें हुई, तो उस चीज़ को जो हम कहते हैं वो रिफ्लेक्टिव हो सकता है। आप समझो उसी रिफ्लेक्टिव थिंकिंग में ऐसा हो सकता है वो चीज़ आपके सामने हो रही हो तो उसको कंक्रीट थिंकिंग भी बोल देंगे, और वो चीज़ आपके पीछे चल रही हो आप इमेजिन कर रहे हो तो वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होगा, उस चीज़ के बारे में सोचना। लेकिन मेन बात रिफ्लेक्टिव थिंकिंग के अंदर इंपॉर्टेंट क्या है कि आप जजमेंट दे रहे हो, उसको इवेलुएट कर रहे हो, तो वो आपका आ जाता है रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। समझ में आया हमें? यानी कि वो चीज़ें आपकी हो सकती हैं कैटेगरी, जैसे मैं अभी बता रहा था कि हो सकता है लाल सेब आपकी लाल कलर में भी आ जाए और खाने की चीज़ में भी आ जाए, तो आप कहोगे सर अभी तो आपने खाने की चीज़ बोला था, तो खाने की चीज़ भी तो है भाई, और सेब है लाल है, तो इस वजह से वो लाल कलर में भी आई है ना। कैटेगरी अगर मैं रूम के अंदर बात करूंगा कि रूम के अंदर सर अभी आपने ये कहा था कि ये चीज़ें होती हैं, तो वो चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। कैटेगरी अलग अलग हो सकती है, उस कैटेगरी के हिसाब से आ रही है वो चीज़, है ना। उसके अंदर कलर की जब बात करी तो वो चीज़ उसके अंदर आ गई, दूसरी चीज़ की बात करी तो वो दूसरे के अंदर आ गई। अब इंडक्टिव थिंकिंग और डिडक्टिव थिंकिंग, आपने देखा होगा इंडक्टिव मेथड होता है और डिडक्टिव मेथड होता है। इंडक्टिव मेथड कौन सा होता है? आगमनात्मक कैसे होता है? जिसके अंदर आप बच्चे को एग्जाम्पल देते हो, एग्जाम्पल से वो खुद नियम बनाता है ना, एग्जाम्पल से वो नियम बनाया उसने, तो उसकी क्या चल रही है? इंडक्टिव थिंकिंग होती है। अब उसका वो नियम हो सकता है सही भी हो सकता है गलत भी हो, क्योंकि 4 एग्जाम्पल लिए है, 5वें में वो एग्जाम्पल वो नियम ना लग रहा हो, वो फेल हो जा रहा हो, तो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका इंडक्टिव थिंकिंग होती है। डिडक्टिव थिंकिंग क्या होती है? डिडक्टिव थिंकिंग के अंदर होता है आपका जब नियम होते हैं, नियम के बाद में आपका एक थिंकिंग हुई और उसके अंदर आपका कंक्लूजन या रिजल्ट होता है वो एक्यूरेट होता है, ठीक है। इंडक्टिव थिंकिंग में एक्यूरेट नहीं होता। चलिए, इसके अंदर सर्टेनिटी नहीं होती, प्रोबेबिलिटी होता है। ये प्रोबेबिलिटीज़ के ऊपर होता है, ये कंक्लूजन या रिजल्ट्स के ऊपर होता है, ठीक है। चलिए, एक आपका होता है लॉजिकल थिंकिंग, जब आप फैक्ट और रीजनिंग वगैरह को देखते हो। तो हमारे टूल्स ऑफ थिंकिंग आते हैं। टूल्स ऑफ थिंकिंग कौन से हैं? जिसके अंदर हमारा बेसिकली देखा जाए तो 4 टूल के बारे में बात की, 4-5 टूल के बारे में बात की है। इसके अंदर बात क्या होती है कि क्वेश्चनिंग है, जिससे हमारी थिंकिंग और ज़्यादा अच्छी हो जाती है, ठीक है। वो कैसे होती है? वो क्वेश्चनिंग, जब आप बच्चों से पूछते हो, कोई भी क्वेश्चन पूछते हो, तो वो सारी चीज़ें होती हैं। तो WH क्वेश्चंस जो होते हैं आपके, वो इंस्पिरेशनल और इमेजिनेटिव क्वेश्चन अगर आपने पूछे तो उससे बच्चों की थिंकिंग स्किल और ज़्यादा बेटर होगी या और ज़्यादा उनके दिमाग पे जोर पड़ेगा, वो वाली आप बात कह सकते हो, ठीक है। इसी तरह से आपका नॉलेज कंप्रीहेंशन और जो कंक्रीट थिंकिंग स्किल और क्रिटिकल इन थिंकिंग स्किल, जिनके बारे में देखो किसने कहा था? उसने कहा था लोअर लेवल और हायर लेवल के बारे में बात की थी। तो इसी को यहाँ कंक्रीट थिंकिंग स्किल और क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स के बारे में बात की गई है इन्हीं को, ठीक है। नॉलेज कंप्रीहेंशन, ये जो वर्ड हैं ये आपने पढ़े ही होंगे। नॉलेज में क्या होता है? जब आप फैक्ट्स के बारे में बात करते हो, ठीक है। कंप्रीहेंशन, जब आपको पता होगा कि हाँ भाई आपको समझ में आ गई है वो चीज़। एक होता है आपने रट लिया, वो नॉलेज लेवल है। कंप्रीहेंशन, जब आपको वो चीज़ समझ आ गई है। अप्लाई, जब आप उस चीज़ को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। एनालिसिस क्या होता है? एनालिसिस, जो चीज़ आपको नहीं भी समझाई लेकिन आप समझ सकते हो उसको और ज़्यादा आपने समझ लिया है, ठीक है।
आप उसको खुद से एनालाइज कर सकते हो। जैसे कंप्रीहेंशन में भी आपको आएगा कि आप दो चीज़ों के अंदर डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, लेकिन वो डिफ्रेंशिएट वही कर सकते हो जो आपको बताए गए हैं कि भैया ये चीज़ ये होती है, ये होती है। लेकिन एनालिसिस के अंदर आप खुद से भी सोच के और डिफरेंस निकाल सकते हो, तो वो आप एनालिसिस कर रहे हो। सिंथेसिस जब आप चीज़ों से कुछ नया बना सकते हो या रीअरेंज कर सकते हो, वो आपका सिंथेसिस होता है। इवेल्युएशन जब आप किसी भी चीज़ को एसेस कर सकते हो, वो चीज़ होती है। और ये बात कही गई कि ये वाला लेवल इससे ऊपर है। क्यों इससे ऊपर है? इसलिए इससे ऊपर है क्योंकि भैया वो इवेल्युएशन तो हर कोई कर लेता है, लेकिन कोई चीज़ नई तो बनाए, तो नई बनानी अपने आप में जो चीज़ होती है वो ऊपर होती है, ज़्यादा ऊपर होती है। ठीक है, चलिए। कंसेप्ट, जब आप कोई कंसेप्ट समझ रहे हो तो उससे भी आपकी जो थिंकिंग होगी वो और ज़्यादा बेटर बनेगी, या ये जो सारी चीज़ें होगी। क्योंकि कंसेप्ट्स क्या होते हैं? जनरल आइडियाज़ होते हैं जिसको आप आइडेंटिफाई करते हो और ऑर्गेनाइज करते हो। एक्सपीरियंस, जिसको पियाजे ने एडेप्टेशन बोला था, ठीक है, वहाँ पे वो स्कीमाज के बारे में बात करता था। ठीक है। कंसेप्ट आर वोकेबलरी ऑफ थॉट्स। कंसेप्ट क्या होता है? जो थॉट्स होते हैं उसकी एक वोकेबलरी आपने दे दी, तो वो आपकी मतलब उसके लिए एक शब्दावली दे दी, ठीक है, तो वो आपका होता है। फिर अलग अलग जो चीज़ें हैं, ये अरस्तू ने जो इसके बारे में बोला, ठीक है। साइंस क्या होते हैं? साइंस आपके होते हैं जो आपने किसी भी कंसेप्ट का कोई नाम दिया है, ठीक है। रेफरेंट क्या होते हैं? एग्जाम्पल ऑफ कंसेप्ट्स को आप रेफरेंट कहते हो। प्रॉपर्टीज़ आप बात कर रहे हो। कंसेप्ट फॉर्मेशन आपका होता है, इंटरप्रेट कर रहे हो, जनरलाइज कर रहे हो। तो इन सारी चीज़ों से आपका क्या हो रहा है? आपकी थिंकिंग और ज़्यादा डेवलप हो रही है। फिर आपके होते हैं माइंड मैप। माइंड मैप क्या होता है कि कोई भी विजुअल रिप्रेजेंटेशन, कोई कंसेप्ट कैसे जुड़ा हुआ है। जैसे कि मैंने आपको अभी दिखाया था शुरुआत में दिखाया था ना कि भैया कोई भी चीज़ किस तरह से, कोई भी टॉपिक है कि उसका किस तरह से, वो कंसेप्ट मैप ही था। देखो दिखाता हूँ। अगर इस कोर्स का कंसेप्ट मैप देखोगे तो देखो ये रहा, ठीक है, कि कोई चीज़ है, ये ब्लॉक है, ये इसमें क्यों आया है, ये इसका पार्ट क्यों है, इस ब्लॉक का पार्ट क्यों है, इस ब्लॉक में हमने ये पढ़ लिया, 4 ब्लॉक में डिवाइड किया। उसके बाद में और ज़्यादा डीपली जो कंसेप्ट मैप अगर करते हैं इसको, तो इसके पोर्शन कर देते, जो मैं आपको बार बार यूनिट से पहले दिखा रहा हूँ कि भैया इसके अंदर हम ये पढ़ने वाले हैं, तो वो चीज़ें हो जाती है। कंसेप्ट मैप के एग्जाम्पल और भी बहुत हो सकते हैं, अलग अलग कंसेप्ट होते हैं उनके। मेरे खुद के NCERT कोर्स में अगर आप मास्टर पास के स्टूडेंट हैं तो आपने कंसेप्ट मैप के एग्जाम्पल्स देखे होंगे बहुत सारे। हर टॉपिक का या हर चैप्टर का कंसेप्ट मैप हमने चैप्टर के बाद में दिखाया हुआ है, तो वो कंसेप्ट मैप होता है, ठीक है, जिससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि अच्छा इसमें ये चीज़ें हैं, ठीक है, कि इसमें ये होगा, ये सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। यूजफुल फॉर नोट टेकिंग। जब नोटिंग आप करते हो तो उस टाइम पे आप कंसेप्ट मैप बनाओगे तो बहुत बेटर रहता है, ठीक है। 7 प्रिंसिपल्स होते हैं सुपर मेमोरी के। कौन कौन सा होता है? विजुअलाइज करो, एसोसिएट करो, मेकिंग थिंग्स, आउटस्टैंडिंग, इमेजिनेशन, कलर, रिदम और होलिज्म। ये 7 प्रिंसिपल हैं। इन सारी प्रिंसिपल्स को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सुपर मेमोरी के लिए विजुअलाइज कोई कर पा रहा, कोई एसोसिएट कर पा रहा, अच्छा ये चीज़ तो मैंने वहाँ भी पढ़ी थी इस तरह से। मेकिंग थिंग आउटस्टैंडिंग, इमेजिनेशन, कलर, रिदम और होलिज्म। होलिज्म यानी कि होल, एक तरह से पूरे उसको देखना, अलग अलग चीज़ों में करके ना देखना, एक ही तरह से करके देखना, ठीक है। चरण क्या होता है? ड्राइंग द टॉपिक ऑफ द सेंटर, फिर एडिंग सब हेडिंग और एडिंग मेन पॉइंट्स, इस तरह से होता है। यूज योर इमेजिनेशन, इस तरह से आपका कंसेप्ट मैप तैयार हो गया। बीच में क्या लिखा होता? बीच में लिखा होता कोर्स 506, ठीक है, कि उसके अंदर मेन चीज़ क्या है, उसके अंदर फिर आसपास क्या क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हम कोर्ट के बारे में देखिए क्या है। अब इसमें अगर हम देखेंगे तो इसका मतलब होता है कि कोर्ट यानी कि कोई भी चीज़, हम कोई कंसेप्ट बनाते कैसे हैं, थिंकिंग करके उसको कंसेप्ट को करते कैसे हैं, फाइनल कैसे करते हैं उसको, ठीक है। तो उसके अंदर हम अलग अलग एस्पेक्ट्स के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। उन अलग अलग एस्पेक्ट्स के बारे में भी आपको बताएंगे कि क्या क्या होते हैं, ठीक है। क्रिस्टलाइज दीज एस्पेक्ट टू डेफिनेट कॉन्सेप्ट। जो भी ये एस्पेक्ट होते हैं उसके बेस पे उनको कोई भी जो कॉन्सेप्ट होता है उसको डेफिनेट करते हैं। एनकरेज स्टूडेंट टू ब्रॉडन देयर थिंकिंग। कई बार क्या होता है, किसी भी चीज़ को लेके आप एक ही चीज़ सोचने लग जाते हो, दूसरी चीज़ आपके दिमाग में ही नहीं आती है ना। तो इस चीज़ की वजह से आपकी जो माइंड होता है वो इस तरह से ट्रेन किया जाता है कि आपकी जो थिंकिंग हो वो और ज़्यादा मॉडर्न हो, ठीक है। अब उसके 7 टूल बताए इन्होंने। 7 टूल कौन कौन से हैं? पहला होता है C&S, कंसीक्वेंस एंड सीक्वल, यानी कि ये जो चीज़ है जो भी आपके सामने है वो कितनी लॉन्ग टर्म तक चलेगी, वो इमीडिएट है, शॉर्ट है, मीडियम है या लॉन्ग टर्म है, वो कितनी लॉन्ग टर्म तक चलेगी। फिर आपका होता है AGO, एम्स गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, उसका पर्पज़ क्या है एक्चुअली, ठीक है। कोई भी चीज़ अगर मान लो कोई हुई है, कोई भी एक सीक्वेंस हुआ है, तो उस टाइम पे आप देख रहे हो कि अच्छा ये चीज़ हो क्यों नहीं है, कि रशिया और उसकी वॉर
क्यों हो रही है, तो उसका हो जाता है। फिर अदर्स पीपल व्यू, ये तो आपका अपना होगा कि आप जो सोच रहे हो। उसके बाद में और लोगों की बात भी आप सुनते हो और लोगों के बारे में भी देखते हो कि और उसके बारे में उस चीज़ को कैसे देख रहे हैं। अल्टरनेटिव क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि कोई चीज़ सामने हमारे हमें वो लगता है वही सच है, ठीक है, उसकी अल्टरनेटिव्स क्या हो सकती हैं, प्रोबेबिलिटीज़ क्या होती है और चॉइसेस क्या हो सकती हैं, ठीक है। यू जनरेट न्यू अल्टरनेटिव एंड चॉइसेस, ये चीज़ आपकी होती है। फिर आपका होता है प्लस माइनस इंटरेस्टिंग आइडियाज़, जो भी आपका होता है, जो आइडियाज़ होते हैं उसके अंदर से प्लस करो माइनस करो, अपने जो इंटरेस्टिंग पॉइंट है उनको आप अपना देखते हो, ठीक है। फिर आपका होता है फर्स्ट इंपॉर्टेंस प्रायोरिटी, आपके लिए कौन सी भाई बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हो सकता है, ठीक है, लेकिन उसके अंदर आपकी जो पहली कौन सी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको लिस्ट करना है उसके हिसाब से, ठीक है। फिर आपका होता है कंसीडर ऑल फैक्टर्स, फिर लास्ट में जितने भी क्या क्या कारण हो सकते हैं किसी भी चीज़ को करने के, या क्या क्या और फैक्टर्स हो सकते हैं, उन सभी कारकों को आपको सूचीबद्ध करना होता है, वो आपका हो जाता है। तो ये हैं, इस तरह से आपकी जो थिंकिंग होती है बच्चे की किसी की भी, वो और ज़्यादा ब्रोडन हो जाती है। ये चीज़ें आप अगर इतना सोचेंगे तो आपकी थिंकिंग और बेहतर तरह से सोच सकते हैं। फिर डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग, तो आपका जो थिंक होता है ये क्या होता है कि आपका जो भी बच्चा है वो किसी भी चीज़ को इंडिपेंडेंटली सोच पाए, रिलेट कर पाए, इवेलुएट कर पाए, क्वेश्चन कर पाए, एनालाइज कर पाए, थिंक क्रिएटिवली और क्रिएटिव हिसाब से थिंक कर पाए, ठीक है। अब क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है, क्रिटिकल थिंकिंग बेसिकली क्या है कि जब आप किसी भी चीज़ को, जो हमने अभी बात की थी ना रिफ्लेक्टिव थिंकिंग के बारे में, तो उसी में से आप कह सकते हो कि आपका क्रिटिकल थिंकिंग भी वहीं से वही है, लगभग वही है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या करते हैं, हम गैदर करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं और इवेल्युएट करते हैं हर एक इन्फॉर्मेशन को, ठीक है। जॉन डीवी ने क्या कहा है, जॉन डीवी ने कहा है कि जॉन डीवी सेज क्रिटिकल थिंकिंग एज रिफ्लेक्टिव थॉट्स, है ना। तो मैंने बताया रिफ्लेक्टिव थिंकिंग भी क्या है, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग ही है। और जो ये कौन से होते हैं, ये रूटीन थॉट्स नहीं होते, इस बात को ध्यान से समझ लेना, ये अलग होते हैं, ठीक है। इसके हिसाब से एबिलिटीज़ अंडरलाई क्रिटिकल थिंकिंग की एबिलिटीज़ आपकी जो होती हैं जिसकी वजह से आपकी क्रिटिकल थिंकिंग आप कह सकते हो कि और ज़्यादा डेवलप हो सकती है, किसी बंदे के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग है वो कौन सी होती है, रिकॉग्नाइज प्रॉब्लम, ठीक है। अच्छा, ये किसने दिया था, ये एडवर्ड ग्लासर ने बोली थी ये बात कि भाई आपकी जो भी कौन कौन सी एबिलिटीज़ चाहिए आपको क्रिटिकल थिंकिंग के लिए। पहली बात तो आप प्रॉब्लम को ही पहचान पाए हो, फिर फाइंड वर्केबल मीन्स टू मीट दोज प्रॉब्लम, कि आप उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए आपका क्या आप कर सकते हो। गैदर एंड मार्शल पर्टिनेंट इन्फॉर्मेशन, आपकी जो भी इन्फॉर्मेशन होगी उसको उसके हिसाब से आप उसको गैदर कर पाओ, ठीक है। रिकॉग्नाइज अनस्टेटेड अजम्पशन एंड वैल्यूज़, आप उसको भी रिकॉग्नाइज कर पाओ कि कौन सी एजम्पशंस उसके अंदर ली गई हैं। कंप्रीहेंड यूज एंड लैंग्वेज विद एक्यूरेसी, क्लैरिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, आप जब उनको बताओ, ठीक है, तो आप उसको भी कंप्रीहेंड कर पाओ, समझ पाओ कि अच्छा कोई आपको कोई चीज़ बता रहा है तो आपने जो चीज़ उसने बोली है वही चीज़ आप समझे हो, ठीक है, क्लैरिटी हो और आप डिस्क्रिमिनेट कर पाओ चीज़ों के अंदर। फिर इंटरप्रेट कर पाओ डाटा को। फिर आप क्या कर सकते हो, एविडेंस होते हैं और स्टेटमेंट होती है, उनको एवेलुएट कर पाओ। लॉजिकल कनेक्शन बना पाओ स्टेटमेंट के बीच कि हाँ भाई ये अगर ये चीज़ हो रही है और ये चीज़ ये बोल रहा है तो इसके बीच में कनेक्शन है या नहीं है, या ये चीज़ हो सकती है या नहीं हो सकती है। फिर ड्रॉ वारंटेड कंक्लूजन और जनरलाइजेशन, कि बहुत सारी स्टेटमेंट से जनरलाइज आप एक वो बना पा रहे हो या नहीं पा रहे हो, उसके बाद में आप कंक्लूजन और जनरलाइजेशन के बाद में उसको टेस्ट करो और उसके बाद में आप आ पाओ या नहीं आ पाओ, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब इसकी स्टेज होती है अलग अलग बंदों की कि आप क्रिटिकल थिंकिंग के कौन से लेवल पे, इस बात को ध्यान समझेंगे आप। इसमें पहली स्टेज होती है हमारी स्टेज 1, जिसको बोलते हैं अनरिफ्लेक्टिव थिंकर। इसको पता ही नहीं होता कि भैया प्रॉब्लम है भी, ठीक है, वो वाली चीज़ होती है। स्टेज 2 के अंदर प्रॉब्लम्स के बारे में तो पता होता है, चैलेंज थिंकर होता है, ठीक है। थर्ड आपका जो होता है वो होता है बिगिनिंग थिंकर। इसके अंदर बंदा शुरुआत कर देता है कि अच्छा इस प्रॉब्लम का जो है वो सॉल्यूशन निकाला जा सकता है या निकालना चाहिए हमें, ये वाली चीज़ हो जाती है। और लेकिन ये रेगुलर नहीं होता, ठीक है। चौथे वाले में क्या होता है, रेगुलर हो जाता है। आप जब देखेंगे इंडिविजुअल रिकॉग्नाइज द नेसेसिटी ऑफ रेगुलर प्रैक्टिस, यानी कि रेगुलर उसको करना है तो रेगुलर थिंकर हो जाता है वो, ठीक है, कि हाँ भाई रेगुलर हमें करना है। स्टेज 5 होता है एडवांस थिंकर, ठीक है,
कि इसके अंदर इंडिविजुअल अकॉर्डेंस टू इन अकॉर्डेंस विद द प्रैक्टिस, ठीक है, कि हर मतलब जो भी आपकी थिंकिंग है वो इंडिविजुअल एडवांस मतलब उसको बढ़ाता भी है, इम्प्रूव भी करता है और प्रैक्टिस भी करता रहता है, ये सारी चीज़ होती है। 6 स्टेज जहाँ मास्टर थिंकर की बात आती है, वो स्किल्ड होता है, इंसाइटफुल होता है, ठीक है, तो ये होता है। चलिए, ये उसका नेचर ही बन जाता है बेसिकली देखा जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब जो सर फ्रांसिस बर्टन थे, उन्होंने कहा कि भाई ये चीज़ें होती हैं जिससे आप ये कह सकते हो कि कोई बंदा, किसी बंदे में क्रिटिकल थिंकिंग है, तो उसमें क्या हुआ, वो रिलेशनशिप्स देख सकता है, इंक्विजिटिव होता है यानी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, जानना चाहता है, ठीक है, इंक्विजिटिव जानना चाहता है, आस्ट क्वेश्चन पूछता है, रिफ्लेक्ट करता है, आर्ग्यू करता है बेस पे, ठीक है, ये नहीं कि जो भी बोला उसको मान लिया बिना कुछ सोचे समझे। कैपेबल ऑफ जजिंग और क्रेडिबिलिटी ऑफ द सोर्सेज, कि वो जज करता है क्रेडिबल सोर्सेज को और ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये किस चीज़ पे आ गया, ये आ गया आपका बेसिकली क्या था, क्रिटिकल थिंकिंग के एस्पेक्ट, ठीक है। फिर अगला आता है कन्वर्जेंट थिंकिंग। कन्वर्जेंट थिंकिंग का मतलब क्या होता है, वो वाला जो सही उत्तर देने वाला था, है ना, एक ही तरफ उसकी थिंकिंग जाती है और बेसिकली ये सही आंसर देगा। डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या देगा, पॉसिबिलिटी की, अच्छा ये भी तो हो सकता है, ये भी तो हो सकता है, ये भी हो सकता है। ये किसने दिया था, ये दिया था जोए पॉल गिलफर्ड ने, ठीक है। इसमें था एबिलिटी टू गिव द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर इसको यहाँ पे देना होता है, ठीक है। कन्वर्जेंट थिंकिंग एम्फेसाइज ऑन स्पीड, एक्यूरेसी एंड लॉजिक फोकस ऑन द रिकॉग्नाइज फैमिलियर रीअप्लाइंग टेक्निक्स, यानी कि एक नियम बन गया, नियम के बाद में उसके अंदर स्पीड भी आएगी, एक्यूरेसी भी आएगी, लॉजिक भी आएगा, ठीक है। और वो जो भी आपने जो मतलब सिमिलरिटी कि अच्छा इस तरह से जब हमें लेंथ और ब्रेड दिया होता है तो इससे हमने एक नियम बना लिया था, उस नियम के हिसाब से देखा जाए, नियम से हमारा आंसर आ जाता है, ठीक है। तो अब वो उसी नियम को क्या होता है, नियम को अलग अलग एग्जाम्पल्स के ऊपर फोकस करता है कि अच्छा ये नियम इन्हीं नए एग्जाम्पल्स पे हो रहा है, इसका मतलब ठीक है, ये कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद में वो क्या करता है, वो रीअप्लाई करता है टेक्निक्स को और सही आंसर निकालने की कोशिश करता है। कन्वर्जेंट थिंकिंग प्रोसेस इज टू फाइंड बेस्ट पॉसिबल आंसर, बेस्ट पॉसिबल आंसर के बारे में बात करता है। जबकि डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या था, डाइवर्जेंट थिंकिंग था कि बहुत सारे आइडियाज़ को जनरेट करता है, ठीक है। पिगी बैंकिंग इज़ द की टूल, ऑल आइडियाज़ आर रिकॉर्डेड, हर एक आइडिया आपका रिकॉर्ड किया जाता है। इसके अंदर क्या होता है, देखो ध्यान से, सॉरी देखो, डाइवर्जेंट थिंकिंग बता दिया था, उसके अंदर ब्रेन स्टॉर्मिंग था ये, है ना, यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग को बढ़ाने का तरीका क्या था, वो ब्रेन स्टॉर्मिंग है कि ठीक है, कि आप बंदे को ब्रेन स्टॉर्म करवाते हो, उसके अंदर क्या होता है, बहुत सारे पॉसिबल जो आइडियाज़ होते हैं उनको जनरेट करवाने की कोशिश करते हो कि ये भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आपकी होती है ब्रेन स्टॉर्मिंग। जर्नल करवाते हो, फ्री राइटिंग करवाते हो कि लिखो भाई जो भी आपको लिखना है, माइंड या सब्जेक्ट मैपिंग करवाते हो उससे, ठीक है। और उसके बाद में एक जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है 6 थिंकिंग हैट। एडवर्ड ब्रेनो ने कहा था कि हमारा जो ब्रेन है वो 6 अलग अलग दिशाओं में सोच सकता है, ठीक है। और हर उसके लिए उसने कहा कि ये हैट है, ये उन्होंने क्या किया था, ये एक्सपेरिमेंट क्या किया था, ये उन्होंने एक दिखाया था करके कि जब मैंने ये कर रखा है, वाइट हैट पहन रखी है तो मैं डाटा और इन्फॉर्मेशन पे फोकस कर रहा हूँ, जब रेड पहन रखी है तो मैं फीलिंग, इंट्यूशन और इमोशंस के ऊपर बात कर रहा हूँ, ये वाली चीज़ थी। जैसे कि अभी हमने बात की थी कैटेगरीज की, तो जैसे मैंने कहा था कि कोई भी एक जो चीज़ है वो अलग अलग उसके अंदर आ सकती है। जैसे एक रूम के अंदर कोई चीज़ है, मैंने कहा रंग के आधार पर आप उनको कैटेगराइज करो, या मैंने कहा खाने की चीज़ों के आधार पर कैटेगराइज करो। हो सकता था मैं ऐसे करता कि जो जल सकती हैं उनके हिसाब से कैटेगराइज करो, तो ये चीज़ थी। तो उसमें जो कैटेगरी बनानी थी ना, इसी तरह से इन्होंने कहा, जब ये देख रहे थे कि भाई किसी भी चीज़ के ऊपर अगर कोई बात आ रही है तो लोग आपस में आर्ग्यू कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, जब मैं वाइट हैट दूंगा तो सब इस चीज़ के बारे में सोचेंगे, ठीक है, रेड दूंगा तो सब देंगे, जिससे आप कोई अलग पर्सपेक्टिव ना लेकर आओ थिंकिंग के अंदर, ठीक है। तो वो जो 6 पर्सपेक्टिव थे वो अलग अलग पर्सपेक्टिव होते हैं आपके। जैसे यहाँ क्या है, वाइट हैट के अंदर डाटा और इन्फॉर्मेशन के बारे में हम केवल सोचते हैं, रेड में फीलिंग्स, इंट्यूशन और इमोशंस के बारे में सोचते कि अच्छा ये हो सकता है, ये होता है, इस तरह से।
येलो होता है ऑप्टिमिज्म और बेनिफिट्स के बारे में सोचते हैं। तो क्या चीज़ थी, कोई भी प्रॉब्लम आ रही थी, कुछ भी आ रहा था कि लोग अलग अलग तरह से, कोई केवल बेनिफिट के बारे में बात कर रहा था, कोई डाटा को देख के बात कर रहा था, तो वो कह रहे थे ठीक है आप सब अलग सोच रहे हो, कोई गलत नहीं सोच रहा है। तो इस हिसाब से फिर उन्होंने ये हैट्स का मतलब क्या था, वो एक्चुअल हैट बच्चों को, लोगों को पहना के कर रहे थे कि अब आप ये चीज़ सोचोगे, ठीक है। तो इस तरह से ये सिंबल बन गया एक तरह से 6 हैट का, ठीक है। तो अब आपसे कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है वाइट हैट का मतलब क्या था, रेड हैट का मतलब क्या था, ठीक है। एडवर्ड डी बोनो, इनकी बुक भी है, ठीक है, जिसके अंदर इन्होंने इस थ्योरी के बारे में बात की थी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो ये कर लेना मेरे हिसाब से, इसमें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। मेटाकॉग्निशन क्या है कि मैं किस तरह से सोच रहा हूँ वो मेरे को पता होना चाहिए, वो होता है मेटाकॉग्निशन, ठीक है। फोकस ऑन प्रोसेस कंट्रोल थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, कि मेरी थिंकिंग किस तरह से चल रही है उसके ऊपर मैं सोचूं, ठीक है। तो चलो फिर आपका आता है स्टेज ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग के कौन से थे। तो ग्रामर्स वोलस ने एक पैटर्न पाया था, उस पैटर्न में क्या था, पहले में क्या था, स्टेज 1 थी प्रिपरेशन, जब आप नॉलेज गैदर करते हो। सेकंड था द इंटरवल वेयर अ पर्सन स्टॉप वर्किंग एक्टिवली ऑन द ये जब आप प्रॉब्लम आपने कर लिया, इंफॉर्मेशन गैदर कर ली, लेकिन अब आप उस पे छोड़ देते हो कुछ टाइम का, ठीक है। कोई वो नहीं होता, आपने वो चीज़ छोड़ दी। जैसे मान लो आप कोई पहेली सुलझा रहे थे या कुछ भी कर रहे थे, ठीक है, उस टाइम पे पहेली सुलझाने के अलग अलग चीज़ें होती हैं, तो आपने सब कुछ करा, कोशिश करी, नहीं हुआ, तो आपने कुछ टाइम का रेस्ट लिया या वो सारी चीज़ हुआ, तो ये आपका होता है इंक्यूबेशन पीरियड। फिर आपका आता है जब एल्यूमिनेशन होता है, जिसके अंदर सडन सॉल्यूशन आ जाता है। सडन सॉल्यूशन जिसको आप कहते हैं, कई बार यूरेका बोल देते हैं, वो होता है एकदम से वो चीज़ आ जाएगी, है ना, कि हम कर नहीं रहे थे, हम बर्तन धोने लगे या आटा गूंदने लगे और एकदम उस चीज़ का आंसर आ गया, अरे ये चीज़ उसमें भी, ये भी तो हो सकती है, ठीक है। तो ये एल्यूमिनेशन होता है, और इसी के बेस पे इनसाइड थ्योरी आपकी चली है। जो इनसाइड थ्योरी थी वो यही थी कि भाई वो बंदा कर रहा था, क्या नाम है, जो बंदर था वो अलग अलग स्टिक को ज्वाइन करने की कोशिश कर रहा था, नहीं हुई, फिर थोड़ा सा वेट किया, फिर एकदम से उसने कर दिया, अच्छा ये ऐसे भी तो हो सकती हैं, फिर उसने एकदम से वो चीज़ कर दी, तो वो यूरेका मूवमेंट है। और यही बात है, ठीक है, कि हमारे दिमाग के अंदर अलग अलग जो चीज़ें होती हैं वो स्टोर होती रहती हैं, उसके बीच में एकदम जब हम उसकी चीज़ के बारे में नहीं सोच रहे होते हैं, एकदम रिलेशन बन जाता है, और फिर सबकॉन्शियसली बनता है, हम सोच भी नहीं रहे होते उस चीज़ के बारे में, और एकदम से वो चीज़ हो जाती है, ठीक है, क्योंकि दिमाग हमारा उस चीज़ पे ऑलरेडी काम कर रहा होता है, तो ये हमारा हो जाता है, उसको बोलते हैं हम यूरेका मूवमेंट या इनसाइट मूवमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। फिर आपका होता है इवेल्युएशन करते हो आप कि अच्छा ये चीज़ सही हुई है या नहीं हुई है। फिर आपका आ जाता है रिविजन, ठीक है। इनसाइट इज जनरली सेटिस्फैक्ट्री बट नीड सम मॉडिफिकेशन, ठीक है। जनरली क्या होता है कि आपने देखा कि ये सही है या नहीं है, उसके बाद में उसको रिवाइज कर देते हो बस, ठीक है। क्रिएटिव थिंकर के जो ये करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, मुझे नहीं लगता ये आपको करवाने की ज़रूरत है, ये तो आप पढ़ भी सकते हो, है ना। तो मैं वही चीज़ें समझाऊंगा जो आपको समझ में नहीं आएंगी, ठीक है। बाकी सेल्फ पढ़ोगे और बढ़िया रहेगा। बैरियर्स ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग, बैरियर्स क्या क्या हो सकता है, प्रेजुडिस होता है कि नहीं ये चीज़ तो ऐसे हो ही नहीं सकती, मतलब जो बड़ी नेगेटिव चीज़ होती है। फंक्शनल फिक्सनेस, जब आप फिक्स हो जाओगे ना तो बैरियर करेगा ही करेगा। लर्नर्ड हेल्पनेस, कई बार आप फेल हो गए, आपको लगा अब तो मैं पास ही नहीं हो सकता, वो होती है लर्नर्ड हेल्पनेस। टेंडेंसी टू फाइंड द राइट आंसर, कई बार हम ये सोचते हैं कि इसका आंसर सही निकालना है, सही निकालना है, नहीं, मल्टीपल वो चीज़ दिखाओ, जब सही के पीछे जाते हो तो कई बार चीज़ें आती ही नहीं आगे। लॉजिकल थिंकिंग, जब आप यह सोचते हो कि नहीं ये चीज़ ऐसे ही हो सकती है, ये लॉजिक काम नहीं कर रहा, ये रूल होता है और ये प्रैक्टिकल है, तो ये सारी चीज़ें छोड़ देंगे तो हमारी क्रिएटिव थिंकिंग और ज़्यादा बेटर रहेगी, ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होगा, जब साइंटिफिक आप कोई काम करते हो, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट में जो चीज़ पहले से हो रही होती है उसी डर्रे पे चलते रहे तो हो लिया काम, फिर तो नई कोई थ्योरी निकलेगी नहीं, तो लोग सोचते हैं अलग अलग चीज़ें, ठीक है। वे टू फोस्टर क्रिएटिव थिंकिंग, क्या होता है कि डेवलप द ब्रॉड एंड रिच नॉलेज बेस आपका ब्रॉड होना चाहिए, इंडिपेंडेंस मिले आपको। फिर आप एनालॉजीज़ को, अच्छा यहाँ ये चीज़ होती है, यहाँ भी तो ये चीज़ हो सकती है, ये एनालॉजी होती है, ठीक है। क्यूरियोसिटी आपके अंदर आए, जानने की भावना आपके अंदर आए, ठीक है। इस तरह से आपका और पॉजिटिव इफेक्ट, आपका जब आपको पॉजिटिव इफेक्ट मिलेगा उसका बढ़िया काम होगा।
अब देखिए डिसीजन मेकिंग के ऊपर बात करते हैं। डिसीजन मेकिंग क्या है कि जब आपको एक्स वाई जेड कुछ भी आपको ऑप्शंस दे दिया और उनमें से आपको एक चूज़ करना है, तो वो आपका डिसीजन मेकिंग होता है। जब आपको चूज़ करना पड़े बेसिकली कि ये करें या ये करें, तो उसको कहते हैं डिसीजन मेकिंग। ठीक है, अब फैक्टर अफेक्टिंग डिसीजन मेकिंग के ऊपर बात कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर बेसिकली देखा जाए इसके 3 पार्ट है, ह्यूरिस्टिक, फ्रेमिंग, एक्सक्लेशन और कमिटमेंट। बेसिकली देखा जाए तो आप डिसीजन कैसे लोगे। ह्यूरिस्ट होता है कि भैया मैंने कुछ रूल बना रखे हैं, रूल के हिसाब से मैं डिसीजन ले लूँगा, बात ख़त्म, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अब वो रूल भी हो गया आपके 3 तरह से हो सकते हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ ह्यूरिस्ट, रिप्रेजेंटिंग ऑफ ह्यूरिस्ट और एंकरिंग एंड एडजस्टमेंट ऑफ ह्यूरिस्ट। वो क्या होता है कि मतलब मेंटल रूल होते हैं या पास्ट एक्सपीरियंस से जो अपने रूल बन गए वो होता है। पहला होता है जो सबसे ज़्यादा दिखे, जैसे मान लो आपको कोई कोर्स लेना, मान लो DTPSB का कोर्स लेना आपको, जिसका बात सबसे ज़्यादा हो रही है, जो आपको ज़्यादा ऐड दिख रहे हैं, जिसके जो आपको डेली दिख जाता है, आप वो ले लेते हो कि अच्छा ये सबसे ज़्यादा लिख रहा है, ये कर देते हैं। कई बार जैसे इसीलिए जब मीडिया वगैरह और जो ये होती हैं, कोई भी जो कोर्ट वगैरह की जो हियरिंग होती है, तो जज वगैरह नहीं देखते जो भी आपकी मीडिया कवरेज वगैरह होती हैं, क्योंकि उससे उनकी डिसीजन मेकिंग के ऊपर फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि जो जितना ज़्यादा चीज़ें दिखाई जाएंगी उनका अल्टर हो जाएगा उनका डिसीजन उतना ज़्यादा। ठीक है, फिर आपका होता है रिप्रेजेंटेटिव ह्यूरिस्ट। उसमें क्या होता है, देखो आपने ये देख लिया कि भैया जिसकी जितनी ज़्यादा वीडियोस उतना बढ़िया वो कंटेंट होगा। ठीक है, आपने ऐसा कर लिया कि जैसे कुछ आपके थिंकिंग बन जाती है कि अच्छा ये बंदा, मान लो कोर्ट में एक केस गया कि ये हरियाणा से है और इसके ऊपर ये है कि इसने सामने वाले को रोड पे उतार के मारा, तो आपकी प्रीजुडिस है वो हो गई कि हाँ हरियाणा से है तो मारा ही होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो वो वाली जो चीज़ होती है वो होती है आपका रिप्रेजेंटेटिवनेस ऑफ ह्यूरिस्ट। ठीक है, कि जो आपके पास्ट एक्सपीरियंस है उससे आपने कर लिया कि अच्छा ये चीज़ है तो ये चीज़ हुई होगी, ये इस तरह का, ये आपने कर लिया कि रूल है कि ये चीज़ तो ऐसे ही होती है। ठीक है, कि कोर्स है, कोर्स में जितनी ज़्यादा वीडियो होंगी उतना बढ़िया कोर्स होगा, वो चीज़ होता है। ठीक है, फिर आपका होता है एंकरिंग या एडजस्टमेंट ऑफ ह्यूरिस्ट। एंकर कर लेते हो, जैसे आप कोई चीज़ लेने गए, उसमें आपने एक चीज़ देखी कि या मान लो कोर्स ही आप लेने गए हो कि ये वाला 2,000 का कोर्स है, दूसरे का 2,500 का कोर्स है। ठीक है, वो तो 1,000 का कोर्स ले रहा है, तो आप इस जो आपको सबसे पहले मिला ना, पहले दिखा आपको 2,000 का कोर्स, तो अब 2,000 को आप बेस प्राइस मान के बाकी सबको कर रहे हो कि ये तो महंगा है, ये सस्ता है, तो इस तरह से आप कर रहे हो। ठीक है, तो उसके हिसाब से आप वो करते हो, तो ये आपका हो जाता है ह्यूरिस्ट के बारे में, ऐसे आप डिसीजन बनाते हो। सेकंड आपका होता है फ्रेमिंग। इसमें आप बड़ी सोच समझ के वो करते हो और आपको ये चीज़ होती है कि मेरे को लॉस तो चाहिए ही नहीं, मैं कुछ भी कर लूँगा, कुछ भी मेरा डिसीजन होगा, मुझे प्रॉफिट ही चाहिए। ठीक है, जैसे एडजस्टमेंट ह्यूरिस्ट में आप हो सकता है सस्ते वाला कोर्स ले लो। ठीक है, फ्रेमिंग में आप कहोगे कोई नहीं, महंगा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, अगर मुझे लगता है कि मेरा पूरा कर पाएगा तो मेरा लॉस नहीं होना चाहिए। तो आप इस तरह से पोटेंशियल आउटकम के हिसाब से आप देखते हो और फिर आप डिसीजन बनाते हो। फिर होता है एक्सक्लेशन ऑफ कमिटमेंट। इसमें आप बैड डिसीजन के इतने साथ एसोसिएट हो जाते हो कि आप बार बार वही लेते हो। ठीक है, और इससे आपके लॉसेस होते हैं वो एसोसिएट हो जाते हैं और वो और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, कि जैसे आपने कोई डिसीजन ले लिया, उसके बाद में वो डिसीजन आप ठीक कर सकते थे कि चलो ठीक है, आपने कोई शेयर ले लिया, वो गिर गया। ठीक है, उसके बाद में आप कमिटेड हो गए कि नहीं मैं तो यहीं रहूँगा, और उससे की वजह से आपके लॉस है वो और ज़्यादा बढ़ गए, तो ये डिसीजन आपने लिया, तो ये होता है एक्सक्लेशन ऑफ कमिटमेंट। ठीक है, फिर 6 स्टेप ऑफ डिसीजन मेकिंग के ऊपर बात कर लेते हैं हम। 6 स्टेप क्या है, जनरल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, नॉर्मल है। सिचुएशन को डिफाइन करना है, डिज़ायरेबल जो आउटकम होते हैं उसको रिसर्च करना है, ऑप्शन आइडेंटिफाई करने हैं। चलो ये मैं थोड़ा सा आपको एक एग्जांपल के थ्रू, मान लो आपको DTPSB PRT में पास होना है। ठीक है, या आपको कहीं पे भी पास होना है, या तो आप कोर्स लेने गए, तो पहले क्या करेंगे, आप डिफाइन द सिचुएशन, पहले ये करेंगे, आपको ये पता होना चाहिए आपको पास होना है। ठीक है, ये वाली चीज़ होगी। फिर आप क्या करेंगे, रिसर्च करेंगे, ढूंढेंगे कि अच्छा कहाँ कहाँ से मैं कैसे पढ़ सकता हूँ, सेल्फ स्टडी करूँ, कोर्स लूँ, कैसे करूँ, वो चीज़ होगा। फिर आप क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे अल्टरनेटिव्स को कि अच्छा सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ तो मेरे से ये हो सकता है, और मैं अगर कोर्स ले रहा हूँ तो मुझे ये हो सकता है, या कोर्स इनका ले रहा हूँ तो ये चीज़ हो सकती है। फिर आप एक डिसीजन लेंगे। ठीक है, अल्टरनेटिव चूज़ करेंगे।
फिर डिज़ाइन करेंगे कि अब एक्शन को करने के लिए, मान लो आपने सेल्फ स्टडी की है, सेल्फ स्टडी चूज कर लिया, तो अब सेल्फ स्टडी को किस तरह से इंप्लीमेंट करेंगे वो आपको करना है, वो एक्शन प्लान करना है, और लास्ट में फिर इवेलुएट करेंगे आप पास हुए या फेल हुए, वो सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब इसमें है कि भाई आप क्वेश्चनिंग स्किल कि बच्चे को किस तरह से क्वेश्चनिंग स्किल करेंगे। तो ये कह रहे हैं 2 तरह के क्वेश्चन होते हैं, हाई लेवल और लोअर लेवल। लोअर लेवल होते हैं जो इन्फॉर्मेशन के लिए फैक्ट वगैरह पूछ ले बच्चा कि सर ये कब हुआ था, ये कब आया था वो। हायर लेवल जनरली होता है कि कंप्रीहेंड एनालाइज, यानी कि जो हमारी थिंकिंग के बात थे ना, तो उसमें जो पहले वाला था उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है नॉलेज बेस्ड, तो उसको तो लो लेवल क्वेश्चन पूछ लिया। हाई लेवल यानी कि वो कंप्रीहेंड एनालाइज अप्लाई इन सारी चीज़ों से पूछ रहा है, तो वो हायर लेवल क्वेश्चन है बच्चों के लिए। ठीक है, वो चीज़ है। अब देखो थिंकिंग के अंदर हायर लेवल थिंकिंग और लोअर लेवल थिंकिंग में 3 थे, यहाँ 1 और 5 हो गए हैं। ठीक है, अब जैसे हमने क्या किया था, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, ठीक है, एनालिसिस, सिंथेसिस और इवेल्युएशन था। यहाँ केवल और केवल जो नॉलेज लेवल है उसको लोअर लेवल क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है, अगर वहाँ से वो चीज़ मिलती है तो। फिर हायर लेवल क्वेश्चन है वो 2 तरह के हो सकते हैं, डिस्क्रिप्शन मांगे या कंपैरिजन मांगे। डिस्क्रिप्शन क्या होगा कि कोई भी चीज़ है, कुछ ही चीज़ को वो किया, उसके बाद में उसको डिस्क्राइब करने के लिए बोलते हैं कि ये बताओ ये है क्या। ठीक है, वो हो सकता है इलस्ट्रेशन हो, डेमोस्ट्रेशन हो, मैप हो, ग्राफ हो, टेबल्स हो, कुछ भी हो सकता है। कंपैरिजन कोई 2 चीज़ है, सर इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कोई 2 कंसेप्ट बताए कि ये इन दोनों के बीच में है क्या कंसेप्ट। और कन्वर्जेंट क्वेश्चन जब एक ही आंसर मिलेगा आपको, डाइवर्जेंट क्वेश्चन जब मोर देन 1 अप्रोप्रिएट आंसर जिसके हो सकते हैं, वो डाइवर्जेंट क्वेश्चन होता है। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ क्वेश्चनिंग स्किल इन चिल्ड्रन, अब ये कैसे कैसे हो सकता है, स्ट्रेटेजीज क्या हो सकती हैं फील्ड इस, मतलब कई बार टीचर भी जब क्वेश्चन पूछता है तो वो किस तरह से पूछता है, एक तो करता है गोल और ऑब्जेक्टिव बच्चे का ठीक रहे, दूसरा होता है उसका मोटिवेट और इंटरेस्ट जो है या उसके कुछ प्रायर कंसेप्शन है उनको ठीक करने के लिए। ठीक है, फिर आपका हो जाता है इम्प्रूव द स्टूडेंट एबिलिटी टू क्लैरिफाई ऑर्गेनाइज और इन सारी चीज़ों को करने के लिए फिर इस तरह से जो होता है क्वेश्चनिंग इस तरह से भी यूज़ की जाती है। ठीक है, फिर आपका होता है एडवांटेजेस ऑफ क्वेश्चन, मेरे ख्याल से इसको इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ लेना भाई, ये चीज़ें बड़ी छोटी छोटी है वरना हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट यूनिट के ऊपर, हमारा ये हो गया है, ये इस यूनिट में इतना ही था जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने बता दिया। अब हमारी अगली यूनिट है डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ। डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ क्या होता है, देखो अभी हमने पढ़ा था सेल्फ कंसेप्ट के बारे में। ठीक है, थोड़ा सा बात कर लेते हैं डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ कंसेप्ट। सेल्फ कंसेप्ट बच्चों के अंदर आता कहते हैं, पहली बात तो कंसेप्ट क्या होते हैं, कंसेप्ट वो होते हैं जो मेंटल इमेज बच्चों के अंदर दिमाग में बन गई, उनको बोलते हैं कंसेप्ट हम। ठीक है, कोई भी एक चीज़ है उसको करके हो गया। ठीक है, अब ये कैसे होते हैं, बेसिकली देखा जाए जब बच्चा होता है तो ये बच्चे के लिए बहुत बड़ी चीज़ है और बच्चा उस टाइम पे बड़ी कन्फ्यूज़न में होता है उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए। ठीक है, अब बच्चे के अंदर बहुत सारे अलग अलग तरह के कंसेप्ट हो सकते हैं, वो लाइफ का कंसेप्ट होता है, डेथ का हो सकता है, बॉडी कैसे फंक्शन कर रही है, स्पेस, वेट, ये बहुत सारे अलग अलग जो कंसेप्ट हो सकते हैं वो हो सकता है। ठीक है, उनमें से ये एक है सेल्फ कंसेप्ट कि बच्चा अपने बारे में क्या सोचता है, वो सारी चीज़ें। इसी हिसाब से देखा जाए तो अब बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको अलग अलग कंसेप्ट नहीं पता होते, जैसे कि इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, जो मतलब कि जैसे हमने बात की थी ना डेवलपमेंट में इंडिविजुअल डिफरेंस के बारे में, तो भाई उसमें क्या था कि हर एक बच्चा अलग तरह से डेवलप होगा, इसी हिसाब से हर एक कंसेप्ट हर बच्चे को आ जाए वो ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो ऑल चिल्ड्रन डू नॉट अंडरस्टैंड एंड डेवलप ऑल कंसेप्ट, हर एक बच्चा हर एक तरह का नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस वजह से वो अलग होता है, इसी को इंडिविजुअल डिफरेंस कहते हैं। इसी हिसाब से हाउ अदर फील एंड ट्रीट अस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन शेपिंग द, सामने वाला किस तरह से हमें ट्रीट कर रहा है। इनफैक्ट जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चे के बारे में कैसे सोच रहे हैं कि ये किस तरह का है, अच्छा है, बुरा है। कई बार ये होते हैं पेरेंट्स, कई बार दादी हो जाती हैं कि कोसती रहती हैं लड़की पैदा हो गई, या दादा कहते हैं कि ये तो नाजुक है लड़कों को, तो वो जो सारी चीज़ें होती हैं ना, तो उन सारी चीज़ों को ये कहते हैं कि भाई इससे भी बच्चे का सेल्फ कंसेप्ट कहीं ना कहीं वो होता है। बच्चे को अच्छा अच्छा कहो, हाँ तू बेटा बहुत बढ़िया है, राजा बेटा है, ये है वो है, तो उसमें वो अलग तरह का कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ होती है। इन अर्ली चाइल्डहुड चाइल्ड वर नॉट अवेयर ऑफ फैक्टर्स सच एज कास्ट, रिलीजन, रेस, बच्चे उस टाइम पे नहीं होते। ठीक है, जो छोटे बच्चे शुरुआत में जब पैदा होते हैं उनको इनके बारे में, सोशल नॉर्म्स है इनके बारे में बाद में पता चलेगा। इसी वजह से इस चीज़ को ख़त्म करने की बात की गई है कि कास्ट का कंसेप्ट, और ये है जिससे आप किसी को नीचा दिखाते हो वो बच्चों को तो कम से कम मत दिखाओ, वरना उनके अंदर वही चीज़ आ जाएगी। आया समझ में, ये चीज़ हो जाती है।
पर एनवायरमेंटल इनसिक्योरिटी हो जाती है, कई बार किसी की डेथ हो गई, सेपरेट हो गया, डाइवोर्स हो गया मम्मी पापा का, या कुछ भी हो गया, ठीक है, उसकी वजह से जो ये सेल्फ कंसेप्ट होता है, या खुद का ही डाइवोर्स हो गया उसकी वजह से भी तो आपका सेल्फ कंसेप्ट कहीं ना कहीं भंग होता है, ठीक है। फैक्टर अफेक्टिंग सेल्फ कंसेप्ट, फिजिकल कंडीशन क्या है, बॉडी बिल्ड आपकी क्या है, नेम और निकनेम्स आपके क्या रखे हुए हैं, स्कूल का एनवायरनमेंट क्या था, सोशली आपको एक्सेप्ट किया गया है नहीं किया गया, सक्सेस और फेलियर, जेंडर, इंटेलिजेंट और बाकी चीज़ें, आपकी फैमिली के साथ क्या रिलेशन है, और आपकी पोजीशन क्या है फैमिली की भी या किसी भी तरह की आपकी पोजीशन किस तरह से रही है, ठीक है। फिर आपका आता है डेवलपमेंट ऑफ वैल्यूज़ इन चिल्ड्रन, बच्चों के अंदर वैल्यूज़ के बारे में। देखो अब भाई आपका जो वैल्यू था, ये वर्ड सबसे पहले शुरुआत किया गया जर्मन फिलोसोफर नीशे के द्वारा, ठीक है। इन्होंने क्या कहा था, नीशे ने बोला कि भैया आपके बेसिकली वैल्यूज़ होती हैं, या मतलब जो ये वैल्यू वर्ड था ये उनके द्वारा दिया गया। और वैल्यूज़ क्या है कि क्या आपको करना है, क्या आपको नहीं करना है। इसके अंदर आपकी अलग अलग तरह की वैल्यू आ सकती है, पर्सनल वैल्यू, सोशल वैल्यू, मोरल वैल्यू, स्पिरिचुअल वैल्यू, कल्चरल वैल्यू, यूनिवर्सल वैल्यू। और मोरल डेवलपमेंट के अंदर अर्ली चाइल्डहुड ये बहुत लो लेवल पे होता है। हमने मोरल डेवलपमेंट पढ़ा हुआ कोलबर्ग का, उसमें इस टाइम पे बस मार पीट के ही बच्चों को सिखाया गया था, ठीक है। रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट आर टू फैक्टर फ्रॉम द चाइल्ड बिगिन टू अंडरस्टैंड मोरल वैल्यूज़, वही बताया, रिवॉर्ड और पनिशमेंट, अच्छा करोगे तो बढ़िया मिलेगा, नहीं करोगे तो पिटोगे। अब ये 5 से 12 साल में ऐसा है जहाँ बच्चा क्या करता है, वो जो भी आपकी बताई गई थी मोरल वैल्यूज़ माँ बाप के द्वारा, उसको थोड़ा सा वो कर देता है कि नहीं ये मतलब आसपास में देखता है, सीखता है। जो वो गैंग कल्चर जो होता है ना, उस टाइम पे वो मौका ढूंढता है मोरल वायलेशन का कि अच्छा ये चीज़ तो ऐसे हो सकती है कि अच्छा मैं अगर सुबह जल्दी नहीं उठूँगा या लेट नहीं सोऊंगा तो कोई दिक्कत नहीं, मेरे दोस्त भी तो नहीं सोते हैं, इस तरह की चीज़ें वो सीख लेता है, ठीक है। फिर रोल ऑफ डिसिप्लिन इन डेवलपमेंट ऑफ वैल्यूज़, डिसिप्लिन का क्या रोल है, डिसिप्लिन अकॉर्डिंग टू देयर एज उनके हिसाब से बताया जाता है और उसके हिसाब से फिर उसको वैल्यूज़ हैं वो इनकलकेट की जाती हैं। इसी तरह से पनिशमेंट फॉर रॉन्ग बिहेवियर एंड रिवार्डिंग फॉर द अप्रूवल। तो इस तरह से जो आपका एक्चुअली ऑपरेंट कंडीशनिंग थी उसके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे कि ऑपरेंट कंडीशनिंग के थ्रू आप वैल्यूज़ बच्चे के अंदर ला सकते हो, ठीक है। अब 3 तरह का डिसिप्लिन होता है आपका, 3 तरह का कौन कौन सा होता है, देखो ध्यान से। इसमें पहली बात तो ये है, ये कहता है कि भैया बच्चे को पीट पीट के सिखा दो। ये कहता है बच्चे को हाथ भी नहीं लगाना, उसको खुद पेड़ से गिरने दो और वो फिर सीखेगा। ये कहता है नहीं भाई, उसको दिखाओ, बताओ कि ऐसे पेड़ से चढ़े तो गिर सकते हैं, ये कि रूल्स क्यों बने हैं। यहाँ आपको डेमोक्रेटिव डिसिप्लिन के अंदर बताया जाता है कि ये चीज़ क्यों है, क्यों ज़रूरी है बेटा, ठीक है, ये इस वजह से, ठीक है। चाहे आपका ये हो कि डेली ब्रश करना है मान लो, ठीक है, तो ये कहता है कि ना करे तो पीट पीट के सिखाओ, करवाओ, दांत तोड़ दो उसके। ये कहता है उसके दांत में कीड़ा लगने दो, एक बार लगा आगे खुद समझदार हो जाएगा। ये कहता है ना भाई, उसको बताओ कि देखो ऐसे दांत में कीड़ा लग जाता है, इस वजह से ब्रश करना ज़रूरी है। तो ये वाली चीज़ होती है, ये वैल्यूज़, या और भी बहुत एग्जाम्पल हो सकते हैं, ये मैंने छोटे एग्जाम्पल लिए हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हम बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ एटीट्यूड इन चिल्ड्रन। तो इसके बेसिकली 3 कंपोनेंट है। पहला कंपोनेंट है हमारा नॉलेज लेवल क्या है, हम कितने लॉजिकल है, कितने रेशनल है, तो ये पहला कंपोनेंट हो गया। सेकंड आपका आ जाता है भाई फीलिंग है आपका, कि आप किस तरह से जो भी आपका फील कर रहे हैं, ठीक है। जब हम बात करते हैं लर्निंग के बारे में, तो लर्निंग में बेसिकली हमारा क्या होता है, नॉलेज होता है डोमेन, फिर आपका आता है इफेक्टिव डोमेन होता है, फिर आपका आता है साइकोमोटर। तो इस तरह को इनको इसी से रिलेट करके देखो। नॉलेज डोमेन कि बंदे का नॉलेज क्या है, फीलिंग वो फील किस तरह की चीज़ें कर पा रहा है, फिर वो बिहेव किस तरह से कर रहा है, वो साइकोमोटर। साइकोमोटर हालांकि अलग चीज़ है, ठीक है, साइकोमोटर है उसकी स्किल्स वगैरह से रिलेटेड आता है, लेकिन यहाँ पे वही चीज़ है कि वो बिहेव कैसे, जो चीज़ निकल के आ रहा है वो एक्ट कैसे करता है किसी भी सिचुएशन में, वो आपका आ जाता है एटीट्यूड के अंदर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हम रोल ऑफ टीचर क्या क्या होता है एटीट्यूड में। कहते हैं टीचर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, टीचर जिस तरह का रहेगा बच्चा भी उस तरह का रहेगा। कहा जाता है ना ये वाली बात कि प्लेटो, एरिस्टोटल और उनके शिष्य के बारे में, कि भाई पहले जो सुकरात था, सुकरात का चेला कौन था, प्लेटो था। प्लेटो ने क्या जो जितनी चीज़ें प्लेटो ने लिखी वो सुकरात के नाम पे लिखी, कि सुकरात ने मेरे को ये चीज़ सिखाई है, ठीक है। एक तरह से ये फिलोसोफर था, ठीक है, और वो चीज़ है। इसका चेला हुआ एरिस्टोटल है, जिसने इसकी सारी बातें काटी कि भैया नहीं ठीक है।
मतलब ये बड़ा प्रिंसिपल्स पे था और उन चीज़ों पे था, और इसके अंदर बड़ा वो था कि नहीं ये चीज़ तो ऐसी होनी चाहिए, और मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ें करना कि नहीं बिल्कुल उल्टी उल्टी चीज़ें कर रहा है। तो इसका जो शिष्य बना वो अलेक्जेंडर बना, वो राजा, और वो जो चीज़ है जो देश जीतने निकला यार उस तरह का, ठीक है। तो इन चीज़ों का बड़ा फर्क पड़ा कि भाई यहाँ से जब जिसका जिस तरह का व्यवहार था ये सौम्य था, तो ये इसने भी एक तरह से अपना एक जो वो बनाया वो फिलोसोफर बनाया, लेकिन ये एग्रेसिव था तो इसका भी जो शिष्य बना वो एग्रेसिव बना, ठीक है। चलिए, मतलब चाहे प्लेटो ने कुछ भी किया लेकिन कम से कम वो अलेक्जेंडर जैसे उसका तो नहीं बना ना, आप क्या कह सकते हैं कि गुरु नहीं था ना, ठीक है। इसी तरह से स्कूल की जो मेमोरीज होती है बच्चे में लाइफ टाइम रहती है, आप खुद भी देख सकते हो, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 5 एटीट्यूड टुवर्ड्स 5 इफेक्टिव टीचर एटीट्यूड। कौन सा एटीट्यूड होता है? काइंडनेस और केयरिंग होता है, ठीक है। शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर जो हमारा टीचर है वो रिजिड नहीं है और वो अपॉर्चुनिटीज़ देता है, इक्वल फ्रीडम देता है, तो सही बात है। डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करता है, ठीक है। हर एक बंदे को अलग तरह से फोकस करता है और उसका वो करता है, और क्रिएटिविटी को एनकरेज करता है। ये सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं, ठीक है। तो इस चीज़ में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है इनमें से टीचर क्या ना करे, तो ये सारी चीज़ें बच्चे को टीचर को करनी होंगी, ठीक है। इम्पोर्टेंस ऑफ परसेप्शन एंड इट्स डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन। परसेप्शन क्या होता है? हम किसी चीज़ को कैसे परसीव कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, वो होता है हमारा परसेप्शन। परसेप्शन डिनोट्स द प्रोसेस ऑफ गेटिंग टू नो द एनवायरनमेंट बाय यूज ऑफ सेंसेस। कि एक बंदा अगर अंधा है तो वो उस चीज़ को दूसरी तरह से परसीव कर रहा है, ठीक है, दूसरी तरह से परसीव कर रहा है। और ये डिपेंड करता है आपका थिंकिंग लेवल, आपके मैच्योरिटी लेवल पे भी, कि आप किसी चीज़ को कैसे परसीव कर रहे हो, ठीक है। ये होता है ना, कई बार एक मूवी भी है कि जब उसके ऊपर अटैक हुआ था, शॉर्ट मूवी है ये, बहुत मेरे ख्याल में 12 मिनट या 13 मिनट की थी, जिसको बहुत ज़्यादा अवार्ड्स भी मिले थे, कि 13 मिनट की मूवी थी जिसके अंदर एक जो ट्विन टावर पे हमला हुआ था, कि वो हमला हुआ है ट्विन टावर पे और शेयर मार्केट के लोग बैठे हुए हैं, और एक बंदा जाता है जिसका एक दिन पहले बहुत लॉस हो रखा है, और वो जाता है कि नहीं, अब ये पहले ये नहीं बताया था कि ये टेररिस्ट हमला है, तो उसने कहा ये टेररिस्ट हमला है और आप सारे स्टॉक बेच दो। पहले ये था कि एक्सीडेंट हुआ है केवल, तो उसने कहा कि एक्सीडेंट नहीं हुआ, उसने अपना दोस्त वगैरह से बात की और ये सारी चीज़ें की। फिर उसके बाद में उसने सारे शेयर वगैरह बेच दिए जितने भी जो थे, और उससे उनका बहुत फ़ायदा हो गया। बाद में आया कि हाँ ये टेररिस्ट हमला है, स्टॉक मार्केट एकदम गिरा और वो चीज़ हुई। उसके बाद में फिर लास्ट एंडिंग ऐसे है कि उसका फ़ोन बजता है, और फ़ोन बजता रहा, लेकिन उसने उठाया नहीं था क्योंकि वो उस टाइम पे शेयर मार्केट बेचने में बिजी था। तो उसके बाद में फिर आपका होता है कि वो बंदा फ़ोन करता है और उसका कोई अपना चला गया होता है, तो उसने उस सिचुएशन को दूसरी तरह से परसीव किया, ठीक है। तो वो था परसेप्शन, कि हर कोई ये सोच रहा था कि हाँ ये क्या हो गया, उस टाइम पे उसने उसको इस तरह से यूज़ किया कि भाई मैं इससे प्रॉफिट बना सकता हूँ। तो ये आपका परसेप्शन अलग अलग तरह से हो सकता है, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ परसेप्शन क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ परसेप्शन रिलेटिंग टू द स्क्विंट इज द एज 3। 3 साल की उम्र से बच्चे का जो ये परसेप्शन होता है बनना शुरू हो जाता है। द चाइल्ड इज ओवर 3 बाय ओकुलर विजन विद नेवर डेवलप्स। देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहे हैं कि जब हमारा बाय ओकुलर विजन क्या होता है? बाय यानी कि दो, जब दोनों आँखों का, ओकुलर है ना, ओकुलर यानी कि आइज़, ठीक है। तो जब दोनों आंखें एक साथ काम कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, अगर ये बच्चे का 3 साल तक नहीं हुआ, ठीक है, तो वो कभी डेवलप नहीं होगा। ये बात समझ लेना, द्विनेत्र दृष्टि कभी डेवलप नहीं होगी, ये चीज़ होती है, ठीक है। क्लियर है? तो बेसिकली देखा जाए परसेप्शन, हम किसी चीज़ को कैसे ले रहे हैं, अंदर कैसे आ रहा है हमारे। देखो 5 सेंसेस होती हैं, हम किसी भी चीज़ को 5 सेंसेस से फीड करते हैं, आइज से, ईयर से, या फिर आप कह सकते हैं स्किन के थ्रू फील करके, या टंग से, या फिर नोज से स्मेल करके, है ना, ये वाली चीज़ें होती हैं। तो इसी हिसाब से आपका परसेप्शन बनता है किसी भी चीज़ को। अच्छा, इस परसेप्शन के अगर आप एनसीईआरटी में देखोगे तो एनसीईआरटी में परसेप्शन के बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, कि और बहुत सारे ऐसा भी दिया हुआ है जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि
एक छोटी लाइन बड़ी लाइन कैसे होती है और वो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि वहाँ से भी आप पढ़ना थोड़ा सा इसको, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ परसेप्शन इन द चाइल्ड, ये हमने कर ही लिया। इंपॉर्टेंस क्या है सोशलाइजेशन में, एक्विजिशन ऑफ नॉलेज में, एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज में। क्यों परसेप्शन जरूरी है सोशलाइजेशन में? अगर भैया कोई बंदा उतना ज़्यादा सोशलाइज रहेगा जितना उसका परसेप्शन अच्छा होगा, नॉलेज भी उसको उतनी ज़्यादा आएगी, लैंग्वेज भी वो उतनी बेहतर कर पाएगा, इमोशनल रिस्पॉन्स भी उसका उतना बेहतर होगा। ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। फिर आपका आ जाता है नॉलेज, मेमोरी एंड परसेप्शन। देखो ध्यान से, अब ये कह रहे हैं विदाउट आपका जो परसेप्चुअल डेवलपमेंट है, परसेप्चुअल डेवलपमेंट यानी कि जो आपकी 5 वो हैं सेंसेस है, उनका डेवलपमेंट नहीं हुआ, मान लो 5 का ही नहीं हुआ, ना कोई देख सकता, ना कोई टच करके उसको पता चलता, ना कोई सुन सकता, ना कोई टेस्ट कर सकता, तो वो बंदा सीखेगा कैसे? जब आपका इनपुट ही नहीं है तो आउटपुट कहाँ से निकलेगा? जब इनपुट ही नहीं गया है तो आपकी मेमोरी भी कुछ नहीं होगी, ठीक है। परसेप्शन इज नेसेसरी फॉर चाइल्ड टू एबल टू स्टोर नॉलेज, ठीक है। और परसेप्शन अफेक्ट हाउ चाइल्ड रिस्पॉन्ड टू डिफरेंट सिचुएशन एंड सेंसेशन। और ये मेमोरी और सेल्फ अवेयरनेस के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ प्लेइंग इन डेवलपमेंट ऑफ परसेप्शन, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लेइंग इन डेवलपमेंट ऑफ परसेप्शन। देखो अब ये कह रहे हैं कि खेलना क्यों ज़रूरी है परसेप्शन के लिए। तो इसमें ये कह रहे हैं कि बहुत सारी स्टडीज़ हुई हैं जिसके अंदर लर्निंग और डेवलपमेंट के लिए खेलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी माना गया है। इनफैक्ट जो साइको एनालिटिकल थ्योरी है उसके अंदर भी प्ले थेरेपी नाम की एक चीज़ आती है जिसमें बच्चे अपने इमोशंस पे और उन चीज़ों पे कंट्रोल करते हैं। इसी तरह से प्ले भी बच्चे के अंदर जो लर्निंग होती है उसको बेटर करता है। जीन पियाजे ने भी ये कहा है, हालांकि वो सोशल डेवलपमेंट के बड़ा खिलाफ था कि सोसाइटी से बच्चा खुद नहीं कुछ नहीं सीख रहा है, लेकिन बच्चा खुद खेल के सीख रहा है, ये बात तो पियाजे ने भी नहीं मानी है, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की इसके अंदर तो एमकेओ और स्काफोल्डिंग की बात है ही, तो इसके अंदर तो कोई बात होगी ही नहीं, क्योंकि एमकेओ क्या होगा, जो बंदा बड़ा है जिसके साथ वो बच्चा खेल रहा है, ठीक है, तो वो मोर एडवांस्ड पार्टनर रहेगा उसके लिए, ठीक है, और उससे उसका जो परसेप्शन होगा वो बढ़ेगा। इसी तरह से ये माना गया है कि ब्रेन डेवलपमेंट जो होता है वो शुरुआत में बहुत ज़्यादा होता है और जो बच्चा है वो खेल के ही ज़्यादा चीज़ें सीख सकता है। इसके हिसाब से फिर इनका गिन्सबर्ग एंड कमेटी की जो ये है कोट है, इसको भी आप पढ़ लेना, ये आपसे पूछा जा सकता है ये किसका कोट है, ठीक है। चलिए भाई, मोटिवेशन, हाँ मोटिवेशन अब ध्यान से समझ लो, अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी। इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है प्रोसेस ओरिएंटेड, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होता है प्रोडक्ट ओरिएंटेड। एग्जाम्पल दे देता हूँ मैं आपको दोबारा से। एक बंदा जिम जा रहा है क्योंकि वो चाहता है मेरी बॉडी बने, ठीक है, तो ये क्या है, ये प्रोडक्ट ओरिएंटेड है, जहाँ वो खुद ही रहा है। चाहे कोई ये कहो कि मैं पढ़ रहा हूँ क्योंकि मैं डॉक्टर बनूँ, तो वो प्रोडक्ट ओरिएंटेड है, वो एक्सटेंसिवली मोटिवेटेड है, ना कि इंट्रिंसिक मोटिवेटेड है, ठीक है। चाहे यानी उसको चीज़ का लालच है, चाहे खुद की चीज़ का लालच हो या किसी और ने दिया हो। कई बार ये होता है कि कोई ये कहता है मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि मैं टीचर बन सकूँ, तो मैं इसीलिए इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड हूँ। नहीं भाई, आप आंतरिक प्रेरणा नहीं है, वो आपकी बाहरी रूप से ही आप प्रेरित है, ठीक है, क्योंकि आपको लालच है। जब आपके मन में लालच होता है किसी भी चीज़ को काम करने का, वो प्रोडक्ट ओरिएंटेड होता है और वो एक्सटेंसिवली मोटिवेटेड होते हो आप। लेकिन जो हमारा इंट्रिंसिक मोटिवेशन है वो प्रोसेस ओरिएंटेड होता है, क्योंकि मैं जिम जा रहा हूँ क्योंकि मेरे को जिम करना अच्छा लगता है, ठीक है, मेरे को एक्सरसाइज करनी अच्छी लगती है, तो चाहे मेरी बॉडी बने या ना बने मैं तब भी करूँगा। जबकि प्रोडक्ट ओरिएंटेड का अगर बॉडी बन गई वो फिर भी छोड़ देगा, नहीं बनी वो फिर भी छोड़ देगा कि यार कुछ नहीं हो रहा। तो इसीलिए इसको बुरा माना गया और इसको बढ़िया माना गया है, ठीक है, ये वाली चीज़ हो रखी है। इसीलिए ये कहा जाता है कि ज़्यादा रिवार्ड वगैरह मत दो बच्चों को, वरना वो रिवार्ड के चक्कर में ही सारी चीज़ें करते हैं, उनको खुद से मज़ा आने दो उस चीज़ को, ठीक है। तो इसीलिए जो प्ले ओरिएंटेड और इन चीज़ों की बात की गई है कि प्ले होना चाहिए, कि बच्चों को खेल खेल में सिखाओ जिससे बच्चे को उस सीखने में इंटरेस्ट आए, ना कि सीख के वो क्या करेगा उसमें इंटरेस्ट आए, ठीक है। तो चलो ये चीज़ है, आया समझ में। तो इस बात को हमेशा समझ लेना, जिस चीज़ का भी आपको लालच है। कोई मेरे को एग्जांपल दे रहा था कि अगर मैं पढ़ूंगी तो मैं डॉक्टर बन जाऊंगी, तो ये सर क्या है, ये तो मैं खुद सोच रही हूँ ना, किसी ने मेरे को थोड़ी बोला है। लालच किसका है, डॉक्टर बनने का है ना। पढ़ाई में अगर आपको मज़ा आएगा तो बात अलग है। कोई ये कहे कि मेरे को डॉक्टर बन के किसी का इलाज करना है इसलिए मैं पढ़ रही हूँ, मेरे को इलाज करने में मज़ा आएगा, तो जब आप इलाज करोगे तो वो आपकी जो चीज़ होगी इलाज करना, वो तो मैं कहूँगा कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन है। लेकिन उसके लिए जो आप पढ़ रहे हो वो एक्सटेंसिवली मोटिवेशन है, वो प्रोडक्ट ओरिएंटेड है। कल को आप फेल हो गए, 2 बार फेल हो गए, तीसरी बार आप नहीं पढ़ोगे कि अरे पास तो हुए हैं, हुआ ही नहीं जा रहा, ठीक है। डेवलपिंग मोटिवेशन कैसे होता है,
परसिस्टेंस इज द एबिलिटी टू स्टे विद द टास्क एंड रीजनेबली लॉन्ग पीरियड। परसिस्टेंस का मतलब ये होता है, दृढ़ता क्या होती है कि लंबे समय तक आप उसके अंदर रहो, ठीक है। चिल्ड्रन हु हैव लोअर लेवल ऑफ मोटिवेशन और आर एक्सटेंसिवली मोटिवेटेड, अब जो ये होते हैं ना एक्सटेंसिवली मोटिवेटेड, ये ज़्यादा इतने काम के नहीं होते, ठीक है। इस वजह से ये कभी भी इंडिपेंडेंटली काम कर भी नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उनको तो वो तो लालची हैं, लालची है, किसी चीज़ का लालच नहीं मिलेगा तो वो तो कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। चलिए ओके, छठा आ गया हमारा। नेक्स्ट पे चलते हैं अब हम। लास्ट यूनिट है ये आज की हमारी। इस यूनिट में हम बात करने वाले हैं डेवलपिंग क्रिएटिविटी इन चिल्ड्रन, ठीक है। कंसेप्ट एंड नेचर ऑफ क्रिएटिविटी, स्टेप्स क्या होते हैं क्रिएटिव थिंकिंग के, फिर आपकी स्ट्रेटजी जिससे आप कर सकते हैं, जिसमें आपने अभी बात की थी ब्रेनस्टॉर्मिंग वगैरह के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ठीक है। क्वेश्चनिंग और इन सारी चीज़ों के बारे में। फिर डेवलपिंग लर्निंग मटेरियल फॉर फोस्टर क्रिएटिविटी, लर्निंग मटेरियल किस तरह से आप डेवलप कर सकते हैं। रोल ऑफ आईसीटी, आईसीटी का क्या रोल होता है क्रिएटिविटी में। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं अब हम। इनके हिसाब से क्या है, जो डेविस हैं इन्होंने ये कहा है कि 5 साल तक का जो बच्चा होता है वो तो 90% क्रिएटिव होते हैं, लेकिन जब 25 साल तक के बन जाते हैं ना, तो केवल 2% लोग होते हैं जो क्रिएटिव होते हैं। समझो ये बड़ी बात है, यानी कि हमें हमारी क्रिएटिविटी एक्चुअली मारी जाती है जब हम बड़े हो जाते हैं, कुछ हम नया करने चाहते ही नहीं, या ये सारी चीज़ नहीं है, ठीक है। क्रिएटिविटी इज़ एन एबिलिटी टू इनोवेटिव, कुछ भी नया करना, अनयूजुअल करना, वो हमारा दूसरों से अलग करना, वो हमारा क्रिएटिविटी होता है। क्रिएटिविटी हैज़ अ ह्यूमर एज पार्ट इन इट, ये अपने आप में क्रिएटिविटी में एक ह्यूमर होता है, ठीक है। हास्य एक महत्वपूर्ण भाग है, ठीक है। हाइकू पोएम्स और लिमरिक आर एन एग्जाम्पल ऑफ क्रिएटिविटी ऑफ अ पर्सन, ये एग्जाम्पल है, ठीक है, किस चीज़ का, हाइकू पोएम्स और ये, ठीक है। इमिटेशन इज अगेंस्ट द क्रिएटिविटी, इमिटेशन है वो क्रिएटिविटी के अगेंस्ट है। अब भाई हमारा नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ क्रिएटिविटी। बेसिकली ये 2 तरह का होता है, एक होता है वर्बल, एक होता है नॉन वर्बल। वर्बल के अंदर क्या होगा कि जो भी आपकी राइटिंग पोएम्स वगैरह हैं, ये आपकी नॉवेल्स, जो भी लिखना चाहते हो आप, ये आपका हो जाता है वर्बल। और जो कुछ आप नॉन वर्बल होता है जिसके अंदर वर्ड्स यूज़ नहीं होते, पेंटिंग हो गया, कुछ बनाना हो गया, ड्रामा डांस वगैरह जो सारी चीज़ें भी हो गई, ये आपकी आ जाती है नॉन वर्बल के अंदर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। फिर स्टेप्स इन क्रिएटिव थिंकिंग, 5 स्टेप्स कौन से हैं, देखो ध्यान से। प्रिपरेशन होता है, अटेंशन आप करोगे, वो होता है। इंक्यूबेशन होता है, जो अभी हमने बात की थी उसके अंदर भी, ठीक है। प्रिपरेशन होगा, अटेंशन आपने दिया, जैसे हम बात कर रहे थे कि आप कोई पहेली कर रहे हो, वो आपने करा, ठीक है। फिर इंक्यूबेशन है, फिर आप छोड़ देते हो उस चीज़ को। फिर आपका एक आता है यूरेका मूवमेंट आता है, फिर वेरिफिकेशन करते हो, ठीक है। तो ये इसी लेक्चर में हमने इससे पहले बात करी है इसके बारे में, ठीक है। तो ये आपका हो गया कि सडनली आपका आ जाता है, तो ये आपका क्रिएटिविटी का एक वो है। फिर फेमस साइंटिस्ट एंड पोइट्स हैं, कई बार सीधा सीधा ये आ जाएगा कि बताओ ये आर्किमिडीज ने यूरेका कहा था, ठीक है। कौन कौन से हैं फेमस साइंस पोइट्स एंड इन्वेंटर्स, देखो ये एग्जांपल दिए हैं कि इन लोगों के पीछे पड़े हुए थे लोग, लेकिन फिर भी ये उसी चीज़ में आगे बने क्योंकि ये क्रिएटिव थे, ठीक है। आर्किमिडीज हो गया, एडिसन को स्कूल से निकाल दिया था, आइंस्टाइन साइंस और मैथ्स में पीछे था और उसने फिर इन्हीं की थ्योरीज दी। सोच के देखो, किड्स, इनके अंदर बड़ी स्पेलिंग मिस्टेक्स होती थी, पर स्पेलिंग मिस्टेक्स को इतना ज़्यादा आप भाव दोगे तो वो क्रिएटिव, उन्होंने पोएम्स लिखी ना आपने, ठीक है। जेम्स वॉट को कहा गया कि ये तो लेजी है, उसी के बाद में उसने क्या करा, उसने सबसे वो वोट इंजन बनाया था, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, इसी हिसाब से सोसाइटी और इनके हिसाब से आप देख सकते हो कि ये चीज़ें होती हैं और इसी वजह से आपको क्रिएटिविटी और उन चीज़ों को देखना है, ठीक है। फैक्टर अफेक्टिंग क्रिएटिविटी 5 पीस के बारे में पहला होता है प्रोडक्ट अप्रोच। ये होती है कि भैया आप क्रिएटिविटी किस हिसाब से देखते हो। प्रोडक्ट अप्रोच है, जिस टाइम पे टेप रिकॉर्डर बना उस टाइम पे वो उस बंदे ने तो बनाया ही, ठीक है, पर्सन के व्यू से भी है, और फिर सोसाइटी को उस चीज़ की ज़रूरत है या नहीं है उस बात का। आज तो कोई टेप रिकॉर्डर जैसा कोई चीज़ बना रहा है जो ऑडियो जिसके अंदर हो, तो आज तो वीडियो का जमाना है भाई, तो उसको आप नहीं कहोगे, ठीक है। तो आप ये कहोगे कि क्या चीज़ सोसाइटी को भी चाहिए, उसके हिसाब से भी आप ये देखते हो। बेशक कोई चीज़ नहीं बना ले, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। फिर क्रिएटिव प्रोसेस अप्रोच, तो स्टेप्स तो बताए हुए हैं पहले भी इन्होंने, ठीक है, कि भाई वो है, लेकिन वो फिक्स नहीं है। इसके अंदर फ्लुएंटली भी होता है, मतलब आप सोचोगे अलग तरह से, ठीक है। मेन बात होता है वो, और वो डिफर्ड हो सकता है एक और दूसरे की, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, ठीक है, वो अलग हो सकती है, कोई इशू की बात नहीं है, तो वो प्रोसेस अप्रोच है। फिर ये बात है पर्सन अप्रोच,
इनका मानना ये है कि जो बहुत ज़्यादा अगर किसी का आईक्यू है ना, ज़रूरी नहीं है वो क्रिएटिव हो ही, ठीक है, ऐसा नहीं है। तो ऐसा हो सकता है कि जो बहुत ज़्यादा कि ठीक है कुछ इंटेलिजेंस हमें चाहिए क्रिएटिव होने के लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा होने की ज़रूरत नहीं है कि बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होना चाहिए। तो अभी तक आपका प्रोडक्ट हो चुका है, प्रोसेस हो चुका है, पर्सन हो चुका है, और लास्ट में आपका आ गया सिचुएशनल अप्रोच या प्रेस अप्रोच कहते हैं इसको। कि जितना ज़्यादा बच्चा शुरुआत से क्रिएटिव रहेगा ना, और उसको जितना ज़्यादा बढ़ावा दिया जाएगा प्रेस के द्वारा, प्रेस यानी कि फैमिली भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है जो बाहर का हो, तो उतना ज़्यादा वो एक्चुअली बढ़िया रह सकता है, ठीक है। तो ये सिचुएशनल थी कि उसकी सिचुएशन कैसे रहती हैं। स्ट्रेटेजीज फॉर डेवलपिंग क्रिएटिव थ्रू करिकुलर या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, इसके बारे में है। इसमें कहा है कि भैया 1980 में 700 टेक्निक डेवलप की गई थी जिससे बंदा क्रिएटिव बने, ठीक है। और ये बेसिकली देखा जाए हर बंदे के लिए अलग अलग थी। अब इसके अंदर ही बेसिकली देखा जाए ना, तो देखो ये जो 700 टेक्निक जिसके बारे में बात कर रहे हैं, दो तरह की थी। एक तो टेक्निक थी, दूसरा इंस्ट्रक्शनल मटेरियल था। कोई भी उसके अंदर हो जाता था कि भैया वो क्वेश्चन नहीं हो गया, ये हो गया, उसके बाद में कहते थे कि इसके कोई दो एग्जाम्पल लेके आओ, 3 एग्जाम्पल लेके आओ। तो ये चीज़ थी। तो इसमें इस 700 के 2 पार्ट थे, एक इंस्ट्रक्शनल मटेरियल वाला और एक दूसरा टेक्निक्स, कि आप किन टेक्निक्स से काम कर सकते हो, ठीक है। इंस्ट्रक्शनल मटेरियल आप किसी का भी यूज़ कर सकते थे। फिर आपकी होती है ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग हमारे किसका है, एलेक्स ओसबोर्न ने यूज़ की थी, ठीक है। अब ब्रेनस्टॉर्मिंग के बारे में हम थोड़ा सा पहले भी पढ़ चुके हैं। अब इन्होंने जो ये आपके थिंकिंग थी 2 पोर्शन पे करा था। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या था, ब्रेनस्टॉर्मिंग में बेसिकली हमारा जो आइडियाज़ आते हैं, और इनका मानना ये था कि बहुत सारे तो ऐसे होते हैं जो हम छोटे लेवल पे रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है, वो वाली चीज़ होती हैं, लेकिन वो क्रिएटिव होते हैं कुछ। अगर हम उनको बताएं, हम ये सोचते हैं कि क्या सोसाइटी सोचेगी, क्या सोचेगा, तो बेसिकली इन्होंने 2 स्टेज बनाई। पहला एक तो था आइडेंशन स्टेज जिसके अंदर ग्रीन लाइट स्टेज थी, और सेकंड था इवेल्युएशन स्टेज जब रेड लाइट स्टेज थी। ये अमेरिकन उन्होंने रिसर्चर ने इनको कहा था, इन्होंने तो बोला था आइडेशन स्टेज और इवेल्युएशन स्टेज, और ये जो ब्रैकेट में नाम है ये अमेरिकन जो रिसर्चर्स थे उन्होंने इसका नाम दिया। अब आइडेशन स्टेज के लिए इन्होंने 4 प्रिंसिपल्स बनाए। पहला तो ये था कि ये देखना है कि फ्री वेलविंग इन एम्फेसाइज, यानी कि वो कैसा आइडिया है, क्रेजी है, महंगा है, कैसा है, वो पता होना चाहिए। क्रिटिसिज्म को अवॉइड किया जाना चाहिए। क्वालिटी ब्रीड्स, यानी कि जितने ज़्यादा आइडियाज़ होंगे उतना बेटर होगा, ठीक है। जितने ज़्यादा आइडियाज़ होंगे, इन्होंने कहा चाहे कैसा भी आएगा आइडिया आना चाहिए। हिचकिंग इज अलाउड, दैट मीन्स यू कैन कंबाइन, एक आइडिया को दूसरे का आइडिया से कंबाइन कर सकते हैं। और ऐसे ही करते थे ये, 6 से 8 लोगों को बैठा लेते थे, उनके आइडिया सुनते थे, और उनको पता नहीं होता था उनके आइडियाज़ वो सुन रहे हैं। फिर ये सोचते थे, जब रिसर्चर सोचते थे या जो वो होते थे कि अच्छा ये चीज़ तो हमने सोची नहीं, ये भी हो सकती है। तो ये इस स्टेज के लिए था कि भैया करने दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, उसको एवेल्युएट फिर हम अपने आप कर लेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखिए भाई, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल कौन कौन से हो सकते हैं, तो ये इन लोगों ने, ये देख लो भाई, ये इंस्ट्रक्शनल मटेरियल बनाने की कोशिश की है जिससे बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी बढ़े ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। चलो, अब पहला क्या होता है, पजल सॉल्विंग होती है। कुछ भी आपकी फ़ोटो होती है कि कौन सा फ़ोटो कहाँ लगेगी, ये होगा वो होगा। फिर आपका होता है रिडल सॉल्विंग। इनफैक्ट जो आपका एडिसन था, एडिसन को पजल सॉल्विंग पसंद था, ठीक है। इसके अलावा रिडल सॉल्विंग है। रिडल सॉल्विंग के अंदर आपकी पहेली होगी, है ना, वो वाली चीज़ होती है। प्रिंसिपल ऑफ सिनेक्टिक, ये चीज़ होती है। तो इन चीज़ों को आप पहेली बच्चों को दे सकते हो। डाइवर्जेंट थिंकिंग क्वेश्चंस आप दे सकते हो बच्चों को। और देखो, चलो पहेली के अंदर एक चीज़ और बताता हूँ। पहेली के अंदर ये है कि वर्ड प्ले तो होता ही है आपका, ठीक है। इसके अलावा उसका मेन फोकस ये होता है कि जो बच्चों को पता है ना, उसको दिखाया जाए कि अभी आपको वो चीज़ नहीं पता है, और जो बच्चों को नहीं पता है वो बताया जाए कि ये चीज़ आपको पता है, बस आपको मालूम नहीं कि अच्छा ये चीज़ ऐसे होती है, ठीक है, वो चीज़ होती है। फिर आपका आता है मिस्ट्री प्लॉट्स आ जाते हैं आपके। फिर आपका कंसिक्वेंसी सिचुएशन, और ये अलग अलग तरीके हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसमें इतना वो नहीं है। और ये अलग अलग उनके नाम दिए हुए हैं जिन्होंने इसके बारे में क्या क्या बोला था, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। इंक्लूजन, इंट्रोडक्शन टू इंक्लूजन। अच्छा, ये तो नेक्स्ट उस पर पूछ गए हम, ठीक है। हो गया भैया, आज का आपका ख़त्म हो गया है। धन्यवाद। लगभग 2 घंटे की आपकी क्लास रही है आज। रिव्यू ज़रूर देना। धन्यवाद।